Hi everyone, a warm welcome to all my dear friend and my dear student. You are watching Melt Education Platform and I am Nirpal Singh Rajput. I'm your mentor for social science and English. I hope कि the children is doing well और आज हम लोग जो सोशल साइंस का जियोग्राफी का जो चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट उसको पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 इसमें समझ लेते हैं कि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके क्लासिफिकेशंस और डेवलपमेंट को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रिसोर्सेज कंजर्वेशन, कंजर्वेशन के बाद क्योंकि 3 फेज में हम लोग इसको पढ़ेंगे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फिर उसमें हम लोग लैंड रिसोर्सेज के बारे में भी पढ़ेंगे और फिर सॉइल एज ए रिसोर्सेज, सॉइल क्लासिफिकेशन, इरोजन और मैप्स। इस चैप्टर के जो भी मैप्स है इस चैप्टर में ही साथ साथ में हम लोग पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले दे रखा है कि रिसोर्सेज है क्या। चैप्टर का नाम ही है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है अपलिफ्टमेंट, किसी चीज में चेंजिंग आना और उससे मतलब उसका पूरी तरीका से विकास हो। ठीक है, तो जो चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट उसमें सबसे पहले दे रखा है व्हाट इज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज किसे कहेंगे? तो रिसोर्सेज कहेंगे एनीथिंग अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स। हमारे इन्वायरमेंट में जो कुछ भी प्रेजेंट है और वो हमारे ह्यूमन नीड्स को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो हम लोग उसको रिसोर्सेज करेंगे। लेकिन प्रोवाइडेड ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। कोई रिसोर्सेज हमको पता है कि यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन हम उसको एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाए, हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, एक्सेसिबल ही नहीं हो पाए, तो फिर हम उसको रिसोर्सेज नहीं बोल पाएंगे। देख रहे हैं बस रिसोर्सेज है वहाँ पे, उसको हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाए, यूटिलाइजेशन में ही नहीं ला पाए, तो रिसोर्सेज नहीं कहलाएगा। तो वो प्रोवाइडेड ये होना चाहिए कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। दूसरा दे रखा है कि इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए। फीजिबल का मतलब होता है एफोर्डेबल, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई रिसोर्सेज जो है, कोई मिनरल्स हैं, हम उसको निकाल रहे हैं, फिर पता चला उस मिनरल्स बहुत कम है और उसको एक्सट्रैक्ट करने में ही हम ज़्यादा पैसे को खर्च कर दिए, तो फिर वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, प्रॉफिटेबल नहीं होगा, फिर वो इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं होगा। अगला दे रखा है कि कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। कुछ ऐसा रिसोर्सेज जो हम निकाल रहे हैं तो वो समाज में एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दो व्यक्तियों के लिए ठीक हो, बाकी सबके लिए बेकार हो। तो समाज में सबके लिए ठीक हो, इसको हम लोग एक बेसिक रूप से रिसोर्सेज बोलेंगे। तो रिसोर्सेज होने के लिए हम रिसोर्सेज को कैसे डिफाइन करेंगे? जो कुछ भी हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा हो, प्रोवाइडेड वो हमारे टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्सेज बोलेंगे। इसके अलावा दे रखा है कि इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप, जैसे अब किसी भी कोई भी हमारे पास रिसोर्सेज मिल जाता है, कोई भी संसाधन जब मिल जाता है तो हम उसको सीधा यूटिलाइज नहीं कर लेते हैं, सीधा उपयोग में नहीं ला लेते हैं, ले आते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसको थोड़ा-सा ट्रांसफ़ॉर्म करना पड़ता है, जिसे हम लोग ह्यूमन मेड बोलते हैं। इवन रिसोर्सेज़ के क्लासिफिकेशन समझेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे कह रहा है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप क्या है? रिसोर्सेज़ का इंटरडिप अब रिसोर्सेज़ का इंटरडिपेंडेंट में कह रहा है कि जो हमारा ह्यूमन बीइंग है, यही तो सारे रिसोर्सेज़ को क्या करता है? यूटिलाइज़ेशन के लिए बनाता है, पूरे उपयोग में लाता है। अब ये होता कैसे है? तो ह्यूमन बीइंग क्या करती है कि हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट से, किससे? फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करती है। किसके थ्रू? तो टेक्नोलॉजी के थ्रू। ह्यूमन बीइंग ही फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करती है थ्रू टेक्नोलॉजी, और तब जाकर के इंस्टीट्यूशन यहाँ पे दे रखा है कि ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन फॉर देयर डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन बीइंग क्या की? फिजिकल एनवायरनमेंट में गई, फिजिकल एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजी की मदद से मिनरल्स को निकाला और उसके बाद कह रहा है कि क्रिएट इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन का मतलब यहाँ पे हो गया कि अब हर एक रिसोर्सेज के लिए अलग अलग जगह पे कैसे हम लोग उसको विकास करते हैं, ये सारे नियम एकदम से बने होते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्सेज प्लानिंग, तो पता करेंगे वहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग फिजिकल एनवायरनमेंट से मिले, टेक्नोलॉजी की मदद से फिर निकाला हमने, फिर उसको कहीं पे जाकर के उसको बनाया, टर्न किया किसी रिसोर्सेज के रूप में, और तब जाकर के उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप ऑफ रिसोर्सेज। इसके अलावा आपके बुक में रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन के बारे में उतना ज़्यादा नहीं दे रखा है, सीधा यहाँ पे क्लासिफिकेशन को बता दिया गया है, इसका डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन हम लोग इसको समझ लेंगे। तो रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन में 3 रूप से मुख्यतः इसको दिया गया है, एक नेचुरल और एक ह्यूमन। ह्यूमन में भी 2 है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें तो। एक है अपने आप में ह्यूमन बीइंग एक खुद ही रिसोर्सेज है,
ठीक है? और इसके अलावा ह्यूमन मेड भी है, जैसे यहाँ पे ह्यूमन स्किल्स के माध्यम से अगर आपके पास नॉलेज है किसी चीज़ को, कोई रिसोर्सेज़ को फिर आप दूसरे में ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हैं, ये ह्यूमन स्किल से कर रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग खुद अपने आप में क्या है, एक रिसोर्सेज़ है। कैसे? क्वालिटी और क्वांटिटी के बेसिस पे। इवन एक दे रखा है ह्यूमन मेड मतलब होता है जो मानव द्वारा बनाया गया हो, ह्यूमन के द्वारा जो बनाई गई हो कोई चीज़। जैसे स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन, रोड, रेलवेज़, ये सारी चीज़ें देखते हैं, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, ये सब किसके द्वारा बनाया जाता है? मानव के द्वारा, तो उसको कहते हैं हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्सेज़। क्या बोलते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज़। तो 2 तरीके के रिसोर्सेज़ कहलाएँगे। एक तो ह्यूमन खुद अपने आप में एक रिसोर्सेज़ है, दूसरा जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया, ह्यूमन मेड जिसे हम लोग बोलते हैं। और इधर हम लोग पढ़े हैं नेचुरल। नेचुरल में 2 टाइप है, एक आ जाता है हमारा रिन्यूएबल, एक आ जाता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब है जो रिन्यू होता रहे, ठीक है? रिन्यू होता रहे। अब रिन्यूएबल में भी 2 टाइप से, एक कंटीन्यूअस और एक फ्लो है, और एक है बायोलॉजिकल। कंटीन्यूअस और फ्लो का मतलब होता है सतत, जो अगर मान लो कि खत्म भी हो गया तो फिर दोबारा रिन्यू हो जाता है, जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है? और बायोलॉजिकल, एक रिन्यूएबल में बायोलॉजिकल भी है, जैसे नेचुरल वेजिटेशन, है ना? पेड़ कटाई हुआ, फिर वहाँ पे उग गए विदाउट ह्यूमन एड। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ हो गए। नॉन रिन्यूएबल में हो गया जैसे कि रिसाइक्लेबल, एक होता है नॉन रिसाइक्लेबल। नॉन रिसाइक्लेबल जो आपको एक तो खत्म होने पर दोबारा बनता नहीं है, ठीक है? और रिसाइक्लेबल मतलब जो है उसी को हम फिर से रिसाइकिल कर सकते हैं, इसलिए ये नाम दे दिया है। जैसे मेटल वगैरह हो गया, नॉन रिसाइक्लेबल में फॉसिल फ्यूल्स हो गए, जो खत्म हो गए फिर दोबारा बनेगा नहीं। बनेगा भी तो मिलियंस ऑफ ईयर्स ये लग जाते हैं फिर से बनने में, ठीक है? इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं, ये तो एक पैरामीटर था रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन का। दूसरा पैरामीटर है कि हम लोग और भी मेथड से देखते हैं, जैसे ओरिजिन के बेसिस पे। ओरिजिन के बेसिस पे देखेंगे कि रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है बायोटिक और अबायोटिक में। बायोटिक और अबायोटिक का मतलब है, बायो मतलब होता है लाइफ। क्या होता है? बायो मतलब होता है लाइफ। तो जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जो लिविंग कंपोनेंट्स है उसको हम लोग बोलते हैं बायोटिक, बायोटिक रिसोर्सेज। यहाँ पे दे रखा है जैसे वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन। और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, जैसे यहाँ पे है विंड, वाटर, तो ये हमारा अबायोटिक रिसोर्सेज हो गया। जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है वो अबायोटिक, और जो लिविंग कंपोनेंट्स है वो बायोटिक। बायो का मतलब ही होता है लाइफ। और अब हम लोग एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर रिसोर्सेज को बांटते हैं। तो एक हो जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक नॉन रिन्यूएबल। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है जो खत्म होना हो, ठीक है? जो कुछ समय पे खत्म होना हो। जैसे एक है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब आपको बता दिए, रिसोर्सेज दैट डू नॉट एग्जॉस्ट और कैन बी रिप्रोड्यूस इफ एग्जॉस्टेड। ऐसे रिसोर्सेज या तो वो खत्म नहीं होंगे, अगर खत्म भी हो जाएंगे तो वो फिर से रिन्यू हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज उसको बोलते हैं ऐसे रिसोर्सेज जो कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस वंस एग्जॉस्टेड। जब एक बार खत्म हो जाता है वंस एग्जॉस्टेड, और इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू प्रोड्यूस देम। अगर एक बार वो खत्म हो गया तो ये बहुत समय लगेगा बनने में फिर से। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे फॉसिल फ्यूल्स है, एक बार खत्म हो गया या तो नहीं बनेंगे, बनेंगे भी तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब है ओनरशिप के आधार पे। ओनरशिप के आधार पे हम लोग देखते हैं, एक तो हो जाता है इंडिविजुअल और एक कम्युनिटी रिसोर्सेज। इंडिविजुअल मतलब जो होता है किसी एक व्यक्ति का पर्सनल पर्सनल जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे रिसोर्सेज जो ओन किए जाते हैं किसी पर्सनल के द्वारा, हम उसको बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। जैसे व्हीकल्स हो गया आपका, या घर हो गया, है ना? वो सारी चीजें, लैंड किसी का, इंडिविजुअल लैंड्स, तो वो हमारा इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहलाता है, पर्सनल रिसोर्सेज। और कम्युनिटी रिसोर्सेज होता है ऐसे रिसोर्सेज जहाँ पे ग्रुप ऑफ कम्युनिटी या ग्रुप ऑफ पीपल का वहाँ पे हक होता है, ठीक है? जैसे पब्लिक पार्क हो गया, ब्यूरल ग्राउंड हो गया, ये सारे चीज क्या होते हैं, किसके एग्जाम्पल हैं? तो कम्युनिटी ओन्ड का। कम्युनिटी मतलब समुदाय, एक व्यक्तियों के द्वारा नहीं, या तो ये ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा और ग्रुप ऑफ कम्युनिटी के द्वारा ये ओन किए जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो है ओनरशिप के आधार पे, ओनरशिप के आधार पे देखें तो एक तो है आपका नेशनल रिसोर्सेज, एक आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो नेशनल रिसोर्सेज को समझ लेते हैं। नेशनल रिसोर्सेज कौन सा हो गया? मतलब देश में जितने भी सारी चीजें, जितनी भी रिसोर्सेज हैं, वो सब देश के रिसोर्सेज कहलाएंगे, नेशनल रिसोर्सेज कहलाएंगे। चाहे यहाँ पे दे रखा है कि ऑल द रिसोर्सेज इन अ कंट्री बिलोंग्स टू द नेशन। जितने भी रिसोर्सेज, चाहे हमारा आपका हर एक व्यक्तियों का जितने भी हर चीज है, सारे संसाधन वो देश के संसाधन रहते हैं, नेशनल रिसोर्सेज में कहलाते हैं। जैसे कि मान लो कि कभी देश में ब्रिज बनाना हो, कभी रोड बनाना हो, अगर आपका उसमें
बीच में अगर घर आ जाता है तो फिर सरकार क्या करती है, उसको एक्वायर कर लेती है, मतलब उसके एवज में आपको कहीं और देती है, उसके बदले में पैसे देती है, लेकिन उसको सरकार को देना पड़ता है। ठीक है, सरकार चाहे तो उसको एक्वायर कर सकते हैं, फिर आप कोर्ट में जा सकते हैं, अपने दावा कर सकते हैं अपने लिए, लेकिन ये सारी चीजें डेवलपमेंट के अगर वो दायरे में आता है तो फिर सरकार उसको एक्वायर कर सकती है। यही चीज लिख रखा है कि द गवर्नमेंट अथॉरिटीज आर empowered acquire even the प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर द पब्लिक गुड्स। अगर देश के हित के लिए, पब्लिक गुड्स के लिए कोई चीज अच्छा हो तो फिर उसको सरकार एक्वायर कर सकती है डेवलपमेंट के लिए। इवन अगर आप देखें तो जैसे आपका मान लो कि ये अब ये हमारा बेसलाइन है, बाउंड्री है, कोस्टलाइन है। कोस्टलाइन से लेकर के लगभग 12 नॉटिकल माइल्स तक। 12 नॉटिकल माइल्स मतलब 1 नॉटिकल माइल्स, 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू कितने किलोमीटर होता है? 1.852 किलोमीटर। 1.852 किलोमीटर। तो आपको बता दें कि कोस्टलाइन, जो कोस्टलाइन मतलब बेस लाइन, अपने जहां पे बाउंड्री खत्म हो रहा है, मतलब लैंड बाउंड्री खत्म हो रहा है, अब वहां से लेकर के टेरिटोरियल वाटर में जो आपका लगभग 12, अच्छा ये नॉटिकल माइल्स जो होता है, जैसे आप डिस्टेंस लैंड पे करते हैं ना किलोमीटर के हिसाब से, किलोमीटर मीटर, वैसे ही पानी के लिए मेजरिंग यूनिट जो होता है हमारा नॉटिकल माइल्स होता है। और 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू होता है 1.852 किलोमीटर के करीब में, जो कि वाटर में हम लोग ओशन में देखते हैं। अब किसी भी लैंड बाउंड्री से, जैसे भारत का जो लैंड बाउंड्री है, बेसलाइन जो है, वहां से आपका लगभग 12 नॉटिकल माइल्स तक, कितने 12 नॉटिकल माइल्स तक ये टेरिटोरियल वाटर जो है ये नेशनल रिसोर्सेज में आते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप, आपका घर हो, घर के आगे जो कुछ बाउंड्री आप छोड़ देते हो वहां पे बाइक वगैरह लगाने के लिए या फिर फूल वगैरह लगाने के लिए गार्डन बना लेते हैं, तो वैसे ही ये कुछ हक हो जाता है हर एक कंट्री का। और कंट्री का हक हो जाता है कितना? 12 नॉटिकल माइल्स तक। तो ये सारी चीजें 12 नॉटिकल माइल्स भी जो टेरिटोरियल वाटर है वो आपके नेशनल रिसोर्सेज में ही आता है। ठीक है, अब है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि सम रिसोर्सेज बिलोंग टू द इंटरनेशनल। अब कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ये सारी चीजें रेगुलेट की जाती है, मैनेज की जाती है। और ऐसे रिसोर्सेज में अगर किसी को अगर यूज भी करना हो वैसे सारे रिसोर्सेज में, तो फिर परमिशन लेना पड़ता है। अब किससे परमिशन लेना पड़ता है? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। ये क्या है, थोड़ा सा समझा रहे हैं आपको। अब रिसोर्सेज बियॉन्ड द 200 नॉटिकल माइल्स, किसी भी देश के लैंड बाउंड्री, मतलब आपका जो, अब जिस देश का जो लैंड बाउंड्री है वो ओशन से टच कर रहा हो, उसी को ये फायदा मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि ये जो लैंड बाउंड्री है, ये जो हमारा लैंड बाउंड्री है, इससे लेकर के कह रहा है कि लगभग 200 नॉटिकल माइल्स के पार, ठीक है, जो यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है, उसके बाद जितने भी ओपन ओशन हो, जिसे हम लोग बोलते हैं हाई सी जिसे बोलते हैं, तो वो सारा किस में आ जाता है? इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंडर में आ जाता है। और इंडिया के पास में हालांकि अगर 200 नॉटिकल माइल्स के पार अगर आपको कुछ चीज एक्सट्रैक्ट करना है ओशन से, तो फिर आप निकाल तो सकते हैं, लेकिन विद द परमिशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्या होता है? परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे है यहाँ पे इंडिया के पास में राइट है मैंगनीज नोडल्स वगैरह इन सारी चीजों को एक्सट्रैक्ट करने का इंडियन ओशन से, तो ये परमिशन लेनी पड़ती है, ये इसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। अच्छा समझ लेते हैं थोड़ा सा ये मैरीटाइम जोन क्या होता है, ऐसे समझ लेते हैं। अब जिस देश का लैंड बाउंड्री टच कर रहा हो ओशनिक वाटर से, उसी को ये फायदा मिलता है। मैरीटाइम जोन क्या होता है? देखो सबसे पहली बात कि ये सारी चीजें की गई थी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, जो 1982 में लगभग मोर देन 150 कंट्री के जो हेड्स ऑफ द स्टेट्स होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे लोग एक जगह मिलते हैं और ये यूएन क्लॉज जो होता है बनता है। यूएन क्लॉज का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी। और इस पे लगभग 150, मोर देन 150 कंट्री क्या करती है? साइन करती है मिल करके, जिसमें कुछ नियम बनते हैं और ये सारी चीजें फाइनली अप्लीकेबल होता है, मतलब एक लागू हो जाता है ना, वो 1994 के करीब में। कब? 1994 के करीब में ये एप्लीकेबल होता है। मैरीटाइम जोन में पूरी तरीका से जो लॉज होते हैं, इसमें क्या कहता है कि किसी भी कंट्री का अगर जो लैंड बाउंड्री अगर ओशन से टच कर रहा है, उसी के लिए ये फायदा है। तो जो बेसलाइन जो है हमारा, मान लो कि इंडिया से ले रहे हैं, तो इंडिया में क्या है कि लगभग यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक, कितने? लगभग 12 नॉटिकल माइल्स तक, नॉटिकल माइल 12 नॉटिकल माइल्स तक ये आपका
हर एक कंट्री जिसका भी टच कर रहा होगा तो 12 नॉटिकल माइल्स तक उसी का संसाधन होगा, इंटरनेशनल रिसोर्सेज नहीं कहलाएगा, फिर वो नेशनल रिसोर्सेज में आ जाता है। फिर यहाँ पे कह रहा है ठीक है, इसके अलावा कह रहा है कि इंडिया के यहाँ पे जो भी कंसर्न कंट्री होते हैं, जैसे इंडिया ही नहीं, जिसका भी लैंड बाउंड्री टच कर रहा हो, कोस्टल लाइन टच कर रहा हो इंडियन ओशन से, जैसे अपना पार्ट तो पेनिनसुला टच कर रहा है, पेनिनसुला का मतलब होता है जो 3 साइड से पानी से घिरा हो। तो यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल्स में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का लॉज एप्लीकेबल होता है या फिर कंट्री का। तो 12 नॉटिकल माइल्स जिसे हम लोग टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं, तो वहां पे पूरी तरीका से कंट्री का, कंसर्न कंट्री जिस कंट्री से टच कर रहा होता है उसी कंट्री का 12 नॉटिकल माइल्स तक लॉ जो एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, सारे लॉ जो कंट्री के एप्लीकेबल लैंड पे होते हैं वही वहां पे 12 नॉटिकल माइल्स पे भी एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा दे रखा है जब 12 नॉटिकल माइल्स हो जाता है, इसके अलावा इसके बाद जो 12 नॉटिकल माइल्स और होता है, 12 नॉटिकल, इसके 12 नॉटिकल माइल्स के बाद 12 नॉटिकल माइल जो होता है, यानी कि बेस लाइन से हम कह ले तो 24, तो 12 इसके बाद 12 नॉटिकल माइल्स, इसको बोलते हैं कंटीजियस जोन। क्या बोलते हैं? कंटीजियस जोन। ये होता है आफ्टर टेरिटोरियल वाटर टू द 12 नॉटिकल माइल्स, और यहाँ पे कुछ लिमिटेड लॉज एप्लीकेबल होते हैं कंट्री के पूरे, मतलब आप कंसर्न कंट्री का ले लो, जो भी कंट्री से टच कर रहा है पानी, उस कंट्री का जो लॉज होता है वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन कुछ लॉज एप्लीकेबल होते हैं यहाँ पे, जैसे रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल लॉज, इमिग्रेंट लॉज हो जाते हैं, या फिर टैक्सेशन कस्टम से रिलेटेड। ऐसे समझ लीजिए जैसे आपके घर के बाहर आपने कुछ बाउंड्री छोड़ा, तो वो आपने खुद छोड़ा और बोला कि भाई हम यहाँ पे गार्डनिंग वगैरह करेंगे, लेकिन उसके जस्ट आगे कुछ और 12, जैसे उसके जस्ट आगे आपके कुछ जो बाउंड्री आप घर के आगे छोड़ते हैं उसके आगे क्या होता है, मान लो रोड वगैरह होता है, तो रोड आपका नहीं होता है, लेकिन जब यदि कोई कचरा वहां पे फेंक देता है, गार्बेज वगैरह फेंक देता है, आप क्या कहते हो कि मत फेंको, इसलिए क्योंकि आप कंसर्न होते हो उससे, ठीक है, कि मेरे घर के सामने मत फेंको, है नहीं आपका, लेकिन तो इसी प्रकार से 12 नॉटिकल माइल्स तक ये आपका होगा, ठीक है, कंसर्न कंट्री का होगा, लेकिन 12 नॉटिकल माइल्स के बाद ये कंटीजियस जोन कहलाता है। यहाँ पे नेशन रिलेटेड जो भी लॉज होते हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते, लेकिन कुछ लॉज एप्लीकेबल होते हैं, वो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज जो होते हैं, वो इमिग्रेंट टैक्सेशन कस्टम से रिलेटेड, ये सारे लॉज कुछ एप्लीकेबल होते हैं कंटीजियस जोन में। और कंटीजियस जोन के बाद आता है, यानी कि 12, फिर 12, ये 12 हो गया, 12 हो गया, ये तो कंट्री का हो जाता है, यहाँ पे कंट्री के कुछ चलते हैं। और 24 के बाद, यानी कि 24 के बाद आ जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये होता है आफ्टर द बेसलाइन टू 200 नॉटिकल माइल्स, या फिर ये बोल लो कि ये सारी चीजें चालू हो जाती है 12 + 12 के बाद 160 नॉटिकल माइल्स तक, 160, इसके बाद लगभग 160 नॉटिकल माइल्स तक आपको कहलाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे क्या होता है कि पूरी तरीका से जो कंट्री से ये टच कर रहा होता है बाउंड्री, मतलब जिस कंट्री से, कंसर्न कंट्री से 176 नॉटिकल माइल आप देख रहे हैं, यहाँ पे उस कंट्री के पास कुछ राइट्स होते हैं, पूरे राइट्स नहीं होते लेकिन कुछ राइट्स होते हैं, जैसे फिशरीज कर सकते हैं, अपने इंडिया के ले लो तो जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हो गया, पॉलीमेटेलिक नोडल्स हो गया, ये सारी चीजें हम लोग वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उस कंट्री का, कंसर्न कंट्री का वहां पे राइट्स होता है। इसके अलावा वहां पे लॉज जो है, कुछ लॉज था जैसे कंटीजियस जोन में आपने देखा कि लागू थे, लेकिन यहाँ पे पूरी तरीका से कंट्री के जो है लॉ नहीं एप्लीकेबल होते हैं, यहाँ पे होते हैं इंटरनेशनल लॉज एप्लीकेबल होते हैं। जैसे लोकल लॉ जो भी होता है कंसर्न कंट्री का, बगल के जो कंट्री होते हैं जो टच करते हैं उसका एप्लीकेबल नहीं होता है। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि आप कह लो तो एक कंट्री के बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल्स, या फिर कंटीजियस जोन के बाद बोलो 176 नॉटिकल माइल्स के बाद आता है आपका वो होता है ओपन सी, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल वाटर, या फिर हाई सी के नाम से भी जानते हैं, ओपन रीजन के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें पूरी तरीका से ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज होता है। अगर किसी को यहाँ से कुछ भी करना हो, कुछ भी एक्सट्रैक्ट करना हो, या फिर कोई भी ऐसा एक्टिविटी करना है, तो फिर वहां पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्या करना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे बहुत सारे कंट्री परमिशन लेकर कुछ करते हैं, जैसे उनको फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होता है, या फिर फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट होता है, रिसर्च कर सकते हैं, फिशरीज वगैरह, ये सारी चीजें परमिशन लेकर के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कर सकते हैं आफ्टर 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। ये था आपका पूरी तरीका से मैरीटाइम जोन को, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा डीप बता दिए ताकि आप इसको पढ़ सकते हैं। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के आधार पे रिसोर्सेज को 4 तरीके से हम बांट दिए, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक रिसोर्सेज और रिजर्व रिसोर्सेज। समझते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसा है
कि मान लो कि हम कहते हैं कि कुछ ऐसे एरिया हैं, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, इन सारे क्षेत्रों में हम क्या बोलते हैं कि विंड एनर्जी के लिए, सोलर एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो यही चीज़ है, रिसोर्सेज दैट हैव द पोटेंशियल बट देयर क्वालिटी और क्वांटिटी इज नॉट सर्वेड। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्षमता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी हम लोगों ने उतने ज़्यादा क्वांटिटी का यूटिलाइज नहीं किया है, सर्वे नहीं ठीक से किया है। तो इसके वजह से पोटेंशियल तो है, लेकिन हम लोग लिमिटेड वे में यूज कर रहे हैं, उतना ज़्यादा नहीं यूज कर रहे हैं, कर सकते हैं लेकिन लिमिटेड वे में यूज कर रहे हैं। बिकॉज वी यहाँ पे क्या है कि क्वालिटी और क्वांटिटी को हमने अभी तक सर्वे नहीं किया है। जैसे पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात हो गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है विंड एनर्जी का और सोलर एनर्जी का। वहीं अगर देखें तो डेवलप्ड रिसोर्सेज किसको बोलते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, डेवलप्ड का मतलब है जो ऑलरेडी विकास हो गया हो, और डेवलपिंग का मतलब होता है जो कर ही रहा है। तो ऐसे ये रिसोर्सेज हो जाते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज में वैसे रिसोर्सेज जिसका क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सारी चीजें चेक हो गई है, हमको पता है, और उसको अभी यूज भी कर रहे हैं। यहाँ दे रखा है ना, आर बीइंग यूज्ड करेंटली, और उस चीजों को हम लोग करेंटली यूज भी कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा रिसोर्सेज होता है ये जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, सर्वे भी कर लिए हैं, क्वांटिटी क्वालिटी भी पता है, और हम लोग यूटिलाइज भी कर रहे हैं। अब है स्टॉक और रिजर्व, इसको समझेंगे अच्छा से क्योंकि बच्चे यहीं पे भूलते हैं। स्टॉक रिसोर्सेज ऐसा रिसोर्सेज को, मतलब इस तरह के रिसोर्सेज को हम लोग बोलेंगे स्टॉक रिसोर्सेज को, जिसमें क्या है कि हम लोग को टेक्नोलॉजी है ही नहीं। यहाँ पे कह रहा है कि नॉट बीइंग यूज्ड बिकम अब लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे पास ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस रिसोर्सेज का यूज कर पाए। जैसे एग्जांपल ले ले वाटर का, वाटर में क्या है कि हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, और टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से हम लोग इस रिसोर्सेज का यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं स्टॉक रिसोर्सेज। अब रिजर्व रिसोर्सेज में क्या है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है, क्या कह रहा है कि हमारे पास रिसोर्सेज दैट कैन बी पुट टू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। हमारे पास अभी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी जो है उससे हम लोग यूज तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम इसे लिमिटेड वे में कर रहे हैं और इसको बचा करके रख रहे हैं, किसके लिए? फ्यूचर जनरेशन के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल हाइड्रो पावर, अभी देखते हो हाइड्रो पावर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, अभी हम लोग इंडिया में लगभग 22% के करीब में ही उपयोग कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूज तो कर सकते हैं एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को लगा करके, लेकिन यूज नहीं कर रहे हैं, लिमिटेड वे में यूज कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या कर रहे हैं? सेव करके रख रहे हैं। तो ये सारी चीजें थी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में। अब देखो रिसोर्सेज हमारे पास आ गया, ये सारी चीजें हो गई, डेवलप्ड भी हो रहा है धीरे धीरे, डेवलपिंग बहुत सारी चीजों को हम लोग एकदम से पूरी डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। लेकिन अब होता क्या है ना कि हमारे समाज में ये देख रहे हैं कि जो पूरी तरीका से रिसोर्सेज तो प्राप्त हो गया, लेकिन हम ये समझ ले कि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि ह्यूमन बीइंग हैव ओवर यूज्ड द रिसोर्सेज। अब मान लीजिए आपके पास रिसोर्सेज आ गया, ठीक है, आप उसको एकदम से ओवर यूटिलाइजेशन करते चले जा रहे हो, तो फिर ये आपका एक प्रॉब्लम बन सकता है। जैसे ओवर यूज करने से हम ये समझ रहे हैं कि ओवर यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हम समझ रहे हैं, नेचर का, प्रकृति का फ्री गिफ्ट है, और यूज कर लो जितना यूज करना है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, ग्रीडीनेस लोगों की वजह से क्या हो रहा है कि ओवर यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं हम लोग रिसोर्सेज का, जिसकी वजह से ये एक दिन क्या पड़ेगा, इन्वायरमेंटल एकदम से डैमेज होना शुरू हो जाएगा, ये हमारे लिए एकदम से प्रॉब्लम शुरू होना हो जाएगा। तो इन सभी चीजों से जैसे डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का खत्म होना, डिप्लेशन मतलब खत्म होना। तो सबसे पहला तो हमको यही देखने को मिलता है कि अगर हम लोग रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर समझ करके, तो सबसे पहला कॉज यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, रिसोर्सेज का खत्म जल्दी होना। जैसे कि बहुत सारे ऐसे ग्रीडीनेस इंडिविजुअल्स हैं जिनके हम नीड्स को सेटिस्फाइंग, अब कोई रिसोर्सेज मिल गया और भी रिसोर्सेज चाहिए, उससे एकदम से रिच पावरफुल बनना शुरू कर दिए बेच बेच करके, ये सारी चीजें करके। तो उससे क्या होता है कि रिसोर्सेज का हनन हुआ, एक्सप्लॉइट हुआ। अब ऐसे ग्रीडीनेस लोगों का रिसोर्सेज जितना भी दे दो आप पूरा नहीं कर सकते हो, कंप्लीट नहीं कर सकते हो, और इससे क्या होगा? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, रिसोर्सेज का खत्म होगा। दूसरा है एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। एक्युमुलेशन का मतलब होता है गैदर, एक्युमुलेशन का मतलब होता है गैदर। अब मान लो कि रिसोर्सेज किसी कुछ हैंड्स, मतलब कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाए, तो फिर ये भी प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। और ये क्या करता है? समाज को, सोसाइटी को दो भाग में बांट देता है, ठीक है, एक तो रिच और पुअर पीपल में। अब किसी के पास रिसोर्सेज ज्यादा होगा तो वो पावरफुल होगा, रिच होगा, किसी के पास नहीं होगा तो वो गरीब होगा। हैव और हैव नॉट में एक सोसाइटी बदल जाता है, हैव और हैव नॉट में। हैव मतलब जिसके पास है ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज, और ठीक है, और जिसके पास नहीं है हैव नॉट में बदल जाता है। तो ये क्या होता है? एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, इससे सोसाइटी डिवाइड हो जाती है। और तीसरा कारण जो है इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, आपको ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ले जाता है, ठीक है।
तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग, जैसे आप देख रहे हो ना आजकल कितना ज़्यादा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया है। आप पेड़ों की कटाई कर देते हैं क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, डेस्क, बेंच जो भी जहाँ पे बैठते हैं फर्नीचर, वहाँ पे उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेड़ों की कटाई की है। अब लेकिन पेड़ों की कटाई तो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम उतना प्लांटेशन नहीं करें। मान लो 100 काटा हमने, क्या 200 लगाया? नहीं। तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि पूरी तरीक़ा से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है, इसी सब की वजह से अब उससे क्लाइमेट चेंजिंग देखने को मिलता है ना? ओज़ोन लेयर डिप्लेशन देखने को मिलता है। ये ओज़ोन लेयर क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रे से हम लोग को क्या करता है? बचाता है। और उसमें धीरे-धीरे देखने को मिल रहा है कि समय-समय अनुसार उसमें एकदम से होल बढ़ता चला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्रॉब्लम कर सकता है अगर हम लोग ओवर यूटिलाइज़ करते हैं रिसोर्सेज़ का। अब आता है इसके लिए ज़रूरी क्या है कि रिसोर्सेज़ को बचा करके रखें, संरक्षण करें, उतना ही यूज़ करें जितना हम लोग को ज़रूरत है। अब इसके लिए आता है एक टर्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों? तो यहाँ पे दे रखा है कि डेवलपमेंट तो करना है, मतलब अभी रिसोर्सेज़ का यूटिलाइज़ेशन तो नेसेसरी है, कि ज़रूरी है, डेवलपमेंट तो करेंगे ही। रिसोर्सेज़ का डेवलपमेंट करेंगे क्योंकि क्या होता है इससे एकदम से हर चीज़ विकसित होता है। तो कह रहा है कि डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए हुए, और ये भी ध्यान में रखना है कि ये कंप्रोमाइज़ ना करे। जैसे क्या कह रहा है कि इट शुड नॉट कंप्रोमाइज़ विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है, जो आने वाला अगला जनरेशन है, उसके लिए हम कंप्रोमाइज़ भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा खत्म करके ओवर यूटिलाइज़ कर देंगे, ग्रीडीनेस नेचर, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी क्या करना है कि मान लो कि डेवलपमेंट तो करेंगे रिसोर्सेज़ का, लेकिन ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो आने वाला फ्यूचर है, उनके लिए भी सेव करके रखेंगे। यही कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अलावा कुछ एक आप देख लेंगे, इसको केस स्टडी में पूछा जाता है, बुक का ही दिया गया है जो बॉक्स में दिए रहते हैं। तो ये केस स्टडी के वे में पूछा जा सकता है, इसीलिए हमने केस स्टडी ऊपर लिख दिया है। चलिए इसको पढ़ते हैं। अब होता क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बहुत पहले से ही इस पे एक बैठक होती है, बहुत पहले, जैसे दे रखा है कि जून 1992 में, ठीक है? लगभग मोर देन 100 ऑफ हेड्स ऑफ द स्टेट्स मेट इन द रियो डे जेनेरियो। ये ब्राज़ील का एक सिटी है, रियो डे जेनेरियो। वहाँ पे लगभग 100 से ज़्यादा कंट्री के जो हेड्स होते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे मिलते हैं लगभग जून 1992 के करीब में। किस लिए मिलते हैं? फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट के लिए। देखो, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट मतलब अर्थ पे पूरे जो रिसोर्सेज़ हैं, जो एकदम से ओवर यूटिलाइज़ हो रहा है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर समझ करके, उन सारी चीज़ों पे डिस्कशन करने के लिए कैसे भैया बचाया जाए उसको, ठीक है? तो इसको हम लोग फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट का नाम दिया गया। हालाँकि इसका नाम आपको रियो कन्वेंशन भी देखने को मिलता है, रियो कन्वेंशन, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, और भी एक नाम है यूएनसी डीपी, ऐसे करके आप आगे देखोगे। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें होता क्या है, बैठक में लगभग मोर देन 100 ऑफ स्टेट्स के जो एकदम मेन होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट होते हैं, वो मिलते हैं लगभग जून 1992 के करीब में, ठीक है? कहाँ पे मिलते हैं? ब्राज़ील के एक सिटी है रियो द जेनेरियो, वहाँ पे मिलते हैं। किस लिए मिलते हैं? फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट के लिए मिलते हैं, ठीक है? इस समिट में होता क्या है, तो कन्वे किया जाता है, एड्रेस किया जाता है जो अर्जेंट प्रॉब्लम होता है। अर्जेंट प्रॉब्लम क्या था? भैया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड, जो एनवायरनमेंट पूरी तरीके से डैमेज हो रहा है, वहाँ पे रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज किया जा रहा है, तो उसके लिए पॉइंट नंबर 1 की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए मिलते हैं। दूसरा, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, समाज में जो इतना पिछड़ा है, जो गरीब लोग हैं, उन सारी चीज़ों का अपलिफ्टमेंट कैसे हो, इन सारी चीज़ों को एड्रेस किया जाता है। इसके अलावा ये लोग जो है एक, अब जब भी कोई बड़े-बड़े जो लीडर्स जो होते हैं वो मिलते हैं, तो बहुत सारे डिक्लेरेशन साइन होते हैं। मतलब डिक्लेरेशन का मतलब हो गया कि ये सारी चीज़ें करना है। तो क्या कह रहा है कि साइन द डिक्लेरेशन ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पूरी तरीक़ा से वैश्विक रूप से जो चेंजेज़ आ रहे हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है? इन सारी चीज़ों पे डिक्लेरेशन की जाती है। इसके अलावा रियो कन्वेंशन में एंडोर्स किए जाते हैं फॉरेस्ट प्रिंसिपल को। फॉरेस्ट प्रिंसिपल मतलब फॉरेस्ट को कैसे हम लोग संरक्षण देंगे। इसके अलावा एजेंडा 21 को भी एडॉप्ट किया जाता है, ठीक है? रियो कन्वेंशन में एंडोर्स किए जाते हैं 2 पॉइंट, एक फॉरेस्ट प्रिंसिपल और एक एडॉप्ट किए जाते हैं एजेंडा 21, ठीक है? एजेंडा 21 होता क्या है? ताकि एजेंडा 21 होता है कि इससे अचीव कर कैसे कर सकते हैं 21st सेंचुरी तक। क्या कह रहा है? फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। मतलब 21st सेंचुरी तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे पूरी तरीका से एकदम से प्राप्त कर लेंगे।
ये एक प्रकार से एजेंडा 21 चैलेंजेस के रूप में बोल सकते हो कि 21st सेंचुरी तक हम कैसे एजेंडा 21 के बारे में हम लोग देखते हैं। क्या कहता है यहाँ पे, देखिए ध्यान से। यहाँ पे डिक्लेरेशन साइन किए जाते हैं वर्ल्ड लीडर के द्वारा 1992 में। फिर से देखो यहाँ पे नाम इसका फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, रियो कन्वेंशन, और यहाँ पे दे रखा है यूएनसीईडी यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट यानी कि यूएनसीईडी। इसमें क्या होता है कि जो आपको ब्राजील में हो रहा है, इसमें कहा गया कि एम रखा गया कि हम लोग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे एजेंडा रखे गए, जैसे हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बैट करेंगे। कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ना। ठीक है, कॉम्बैट का मतलब क्या होता है, लड़ना। कॉम्बैट का मतलब लड़ना। तो इस एजेंडा के तहत कॉम्बैट करेंगे इन्वायरमेंटल डैमेज से, जो इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है उनसे लड़ेंगे, इवन पॉवर्टी से लड़ेंगे, जो गरीबी है उनसे, डिजीज डिजीज से। इसके अलावा और ये सारी चीजें जो एकदम से डिजीज वगैरह है, जो पॉवर्टी है या फिर इन्वायरमेंटल डैमेजेस जो हो रहा है, इन सारी चीजों को टैकल कैसे किया जाए, तो ये कॉपरेशन से होगा। ये सारी चीजें डिस्कशन की गई वहां पे एजेंडा 21 में। ये सारी चीजें हम लोग प्राप्त कर सकते हैं लेकिन कॉपरेशन से, क्योंकि इसमें सब लोगों का इंटरेस्ट है, हर एक कंट्री का इंटरेस्ट है कि इसको भाई संरक्षण करना है, कंजर्वेशन करना है, और ये सारी चीजों को इस सारी चीजों से कम्बैट करना है। तो ये सारी चीजें हो सकती है जब हम लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं तभी। एक और भी मेजर ऑब्जेक्टिव था एजेंडा 21 का, कि एजेंडा 21 का एक मेजर ऑब्जेक्टिव था जो कि था कि हर एक लोकल को, हर एक कंट्री को खुद का अपना एजेंडा 21 गवर्नमेंट को प्लान करना चाहिए, ड्रॉ करना चाहिए। अब देखिए, एक तो ये वैश्विक ग्लोबल लेवल से था, ग्लोबल तरीके से था कि भाई इन्वायरमेंटल डैमेज को बचाना है, पोवर्टी, डिजीज, ये तो एक कॉमन हो गया। लेकिन हर एक कंट्री का, इंडिविजुअल का खुद अपना भी तो प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए एक मेजर ऑब्जेक्टिव इसमें ये भी रखा गया कि एजेंडा 21 में कि हर एक लोकल गवर्नमेंट को अपना लोकल एजेंडा 21 को बनाना चाहिए, ताकि किस और सारी चीजों से कॉम्बैट किया जा सके, आप बना सकते हो। ये सारी चीजें वहां पे डिस्कस की गई। अब आता है क्वेश्चन कि हम रिसोर्सेज प्लानिंग करना है कि कैसे यूज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, कितने ओवर यूटिलाइज क्यों नहीं करना है। तो इन सारी चीजों के लिए आता है रिसोर्सेज प्लानिंग। रिसोर्सेज प्लानिंग एक बहुत ही एक वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी है, जिस जूडियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, कैसे हम लोग रिसोर्सेज को यूज करेंगे। जैसे आप क्या करते हो, पढ़ने के लिए पूरा एक सिलेबस तैयार करते हो, एक रूटीन तैयार करते हो, ताकि ये चीज हम एकदम से खो ना दे। हर चीज़ों को एकदम से फाइट किया जाए, पढ़ा जाए, हर चीज़ों को, सिलेबस को कंप्लीट किया जाए, इसलिए आप रूटीन बनाते हैं, सिलेबस को देखते हैं। उसी प्रकार से रिसोर्सेज प्लानिंग भी होता है कि अगर हम ये सारी चीज़ों का लिस्ट बना लें कि ये करना है, तो वो चीज़ छूटेगा नहीं। इसीलिए ये वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी है प्लानिंग किसी भी चीज़ का। अब इंडिया में देख लीजिए, आप इंडिया में देखिए कि कुछ रीजन्स में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ रीजन्स में रिसोर्सेज है ही नहीं, देख लो। सम रीजन्स आर रिच इन रिसोर्सेज लेकिन सम आर नॉट। अब इंडिया में पूरी जगह में पूरी तरीक़ा से रिसोर्सेज रिच नहीं है। कहीं पे है तो कहीं पे रिसोर्सेज नहीं है। अब उस चीज़ों को डेवलप कैसे किया जाए, वहाँ पे उन जगहों को डेवलप कैसे किया जाए, तो इसके लिए भी रिसोर्सेज प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है। एक थोड़ा-सा मैप के हिसाब से समझते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखें, तो ये वाला जो पार्ट है, राजस्थान, रिच इन सोलर एंड विंड एनर्जी, आप ये वाला पार्ट पूरा देखें। यहाँ पे कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं? रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। कोल डिपॉजिट्स वही आप इधर सेवन सिस्टर्स वाला में पार्ट में देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ये क्या है? abundance of water but lacks in what?
but lacks in infrastructure development. इस वाले पार्ट में देख ले, डेजर्ट बोला जाता है लद्दाख वाले पार्ट को। ये वाला पार्ट आपका रिच होता है कल्चर में, रिच इन बट लैक इन वाटर एंड अदर वाइटल रिसोर्सेस। अगर आप समझे तो क्या कह रहा है यहाँ पे, सबसे ऊपर वाले पार्ट में, लद्दाख वाले पार्ट में इसको कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है। कल्चर में तो रिच है, लेकिन यहाँ पे अदर इंफ्रास्ट्रक्चरल रिसोर्सेज देख ले या फिर वाटर देख ले, इन सारी चीजों में लैक करता है लद्दाख वाला पार्ट। सेवन सिस्टर वाला पार्ट, अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट देख ले, इधर तो वाटर के लिए पूरे पार्ट में इधर वाटर बहुत है, अबेंडेंस ऑफ वाटर है, बट आप इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट देखें तो वो भी नहीं है यहाँ पे। अब बीच वाले जो ये छत्तीसगढ़ जो है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, इन सारे पार्ट्स में आपको मिनरल्स रिच है और कोल डिपॉजिट्स के लिए। यहीं पे अगर आप राजस्थान गुजरात वाला पार्ट देख ले तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी के लिए पूरी तरीका से एकदम संसाधन है, पोटेंशियल है, लेकिन वही आपको यहाँ पे लैक्स हो जाता है, पूरी वाटर रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जरूरी है कि मान लो जिस पार्ट में जो रिसोर्सेज नहीं है वो दूसरे जगह से पहुंचाया जाए। यही है रिसोर्सेज प्लानिंग, ताकि पूरा कंट्री क्या करे, एक साथ ग्रो करे। अगर कंट्री को ग्रो करवाना है तो क्या होगा, रिसोर्सेज होने चाहिए। अब मान लो कि कहीं पे रिसोर्सेज है, कहीं पे रिसोर्सेज नहीं, तो ग्रो कैसे करेगा ओवरऑल कंट्री। तो इसलिए जरूरी है कि रिसोर्सेज प्लानिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब है रिसोर्सेज प्लानिंग करते कैसे हम लोग, इंडिया में रिसोर्सेज प्लानिंग कैसे करते हैं, तो इसको समझने के लिए हम लोग तीन पार्ट में पढ़ेंगे, तीन टाइप में। यहाँ पे सबसे पहले हम जो प्रोसेस करते हैं उसको बोलते हैं आइडेंटिफाइंग एन इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री। मतलब कहने का मतलब सबसे पहले हम पता करेंगे कि आखिरकार ये जो मिनरल्स है, रिसोर्सेज है, ये कहाँ पे है। देखेंगे, रिसोर्सेज का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, इन्वेंट्री करेंगे। इन्वेंट्री का मतलब होता है भंडारण, स्टोर कहाँ पे है, कि पूरी तरीका से कहाँ पे रिसोर्सेज है उसका पता करेंगे, किस किस रीजन्स में है। इन सारी चीजों को जब हम पता कर लेंगे तो उसको मैपिंग करेंगे, जांच करेंगे किस प्रकार के रिसोर्सेज है, कितने क्वालिटी में है, कौन से क्वालिटी में है, कितने क्वांटिटी में है, ये सारी चीजें हम लोग मेजरमेंट करेंगे। इसके अलावा दूसरा है, जब ये सारी चीजें हो गई, पहला आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंट्री वाला प्रोसेस जब हो गया, मैपिंग कर लिया, सर्वे कर लिया, ये सारी चीजें कर लिया, तो सेकेंड प्रोसेस जो होता है वो होता है प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब मान लो कि हमको ये पता चल गया कि कहाँ कहाँ पे मैपिंग कर लिए, कि यहाँ पे रिसोर्सेज है, वहाँ रिसोर्सेज है, ये मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। अब सेकेंड जो है प्लानिंग स्ट्रक्चर्स है, कि उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। अब निकालने के लिए प्लानिंग स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। इसमें है इन्वॉल्व होता है जैसे कि टेक्नोलॉजी। अब मान लो कि हमको पता चलिए कि रिसोर्सेज यहाँ पे है, ठीक है, हमने मैपिंग भी कर दिया, हमने इन्वेंट्री भी पता कर लिया कि यहाँ पे है इसका भंडारण, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी रहेगा तभी तो रिसोर्सेज को रिसोर्सेज बोलेंगे और निकाल पाएंगे उसको। तो टेक्नोलॉजी होना चाहिए, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ में स्किल्स भी जरूरी है। अगर दिमाग नहीं है तो रिसोर्सेज को अपने आप थोड़ी निकल जाएगा। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ स्किल्स होने चाहिए, इंस्टीट्यूशनल सेटअप होने चाहिए। इंस्टीट्यूशनल सेटअप मैंने पहले भी बताया, इंस्टीट्यूशनल सेटअप का मतलब होता है कि कहाँ पे कौन सा मिनरल्स को हम निकाल लिए, भेजेंगे, ताकि प्रोसेस होकर टर्न होकर के एक रिसोर्सेज के रूप में बन पाए। तो ये सारी चीजें इंस्टीट्यूशनल सेटअप कहलाती है। तो इसमें टेक्नोलॉजी, स्किल्स, इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी एडेड होते हैं ताकि डेवलपमेंट का प्रोग्राम आगे बढ़ाया जा सके। और तीसरा होता है ओवरऑल डेवलपमेंट। ये पहला आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस कर लिया, पता चल गया, दूसरा हमने निकाल लिया स्किल्स की मदद से, टेक्नोलॉजी, और तीसरा है कि जो रिसोर्सेज हमने निकाला, बनाया, उसको एक यूटिलाइजेशन प्रोसेस में पूरी तरीका से हम अब यूटिलाइज जब करने जा रहे हैं तो पता करेंगे कि मैचिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंट। हमने उसको रिसोर्सेज तो बना दिया, लेकिन क्या वो नेशनल डेवलपमेंट से मैच तो कर रहा है या नहीं। वही लास्ट वाला जो पॉइंट था कि कल्चरली एक्सेप्टेबल है कि नहीं।
कि ये हमारे डेवलपमेंट जो हमने रिसोर्सेज का निकाला, पूरी तरीका से रिसोर्सेज बना दिया, टर्न कर दिया उसको, लेकिन वो रिसोर्सेज एक हमारे नेशनल डेवलपमेंट से मैच कर रहा है कि नहीं, सचमुच में इससे विकास होगा कि नहीं होगा, और ये किसी को हानि तो नहीं पहुंचाएगा। तो इस प्रकार से ओवरऑल डेवलपमेंट भी सबसे लास्ट प्लानिंग में एडेड होता है कि इससे किसी को हानि ना हो। ठीक है, तो रिसोर्सेज प्लानिंग कुछ इस प्रकार से करेंगे, ये प्रोसेस को आपको याद रखना है। अगला जो है रिसोर्सेज प्लानिंग में कह रहा है कि सबसे पहले जब इंडिया आजाद हुआ था, तो फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान बनाए गए थे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर द रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे करे, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, उसमें कह रहा है कि ओनली द एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विल नॉट हेल्प, वी ऑल्सो नीड टू टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। जैसे कि मान लो कि हमारा देश आजाद हो गया, उस समय जब ब्रिटिशर्स थे तो उनके पास में टेक्नोलॉजी था, जिसके वजह से उन्होंने एक्सप्लॉइट किया हमारे पास में, हमारे देश में आकर के बहुत सारे रिसोर्सेज थे, ऐसे ही सोने के चिड़िया नहीं कहलाती थी भारत। ठीक है, तो उनके पास में टेक्नोलॉजी था और उस टेक्नोलॉजी की मदद से उन्होंने क्या किया, एकदम से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, और हमारे पास नहीं था। अब मान लो कि पूरी तरीका से क्या हो गया, कि देश आजाद हो गया, हम ब्रिटिशर्स को भगा दिए, लेकिन हमारे पास कुछ तो प्लान होना चाहिए कि रिसोर्सेज है भी, भंडारण भी हमको पता है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो सबसे पहले जब ये सारी चीजें हुई तो हम लोग को जरूरत पड़ा कि भाई हम लोग को क्या करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना चाहिए, इंस्टीट्यूशन सेटअप करने चाहिए, ताकि हम लोग रिसोर्सेज को निकाल पाए और डेवलपमेंट में लाए। यहाँ पे कह रहा है कि सम रीजन्स इन द कंट्री आर रिसोर्सेज रिच। ऐसा भी था कि कुछ सेक्शन में, कुछ पार्ट्स में रिसोर्सेज थे, बट स्टिल इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे, बट फिर भी वो बैकवर्ड थे। इसके अलावा सम रीजन डू नॉट हैव मच रिसोर्सेज, कुछ रीजन्स के पास में रिसोर्सेज नहीं था, बट आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड, बट फिर भी वो इकोनॉमिकली क्या थे, डेवलप्ड थे। अब यहाँ पे दे रहा है कि हमारे पास जैसे व्हाई वर द ब्रिटिशर्स और कॉलोनाइजर्स सक्सेसफुल। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे पास जब इंडिपेंडेंस से पहले, आजादी से पहले, हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं था, और ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में आते हैं, कॉलोनाइजर्स हमारे इंडिया में आते हैं, जो भी आए, उन लोगों ने क्या किया, रिसोर्सेज का हनन किया। कैसे किया, अगर आप ध्यान से समझे तो कॉलोनाइजर्स वर अट्रैक्टेड टुवर्ड द एशिया एंड अफ्रीका ड्यू टू देयर रिसोर्सेज। अब यहाँ पे क्या था कि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज थे, भंडारण थे, लेकिन हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं था। ठीक है, क्या नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था। और जो कॉलोनाइजर्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, जो कॉलोनाइज का मतलब होता है जो कोई भी दूसरे कंट्री पे जब एकदम से कब्जा कर ले, ठीक है, उसको कॉलोनाइजर्स बोलते हैं। कोई भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है जो आपके कंट्री में करे, फिर आप या फिर दूसरे कंट्री में करे, ये कॉलोनाइजर्स कहलाता है। तो जो कॉलोनाइजर्स थे हमारे कंट्री में या फिर अफ्रीकन कंटिनेंट में, ये सारी चीजों में अट्रैक्ट इसीलिए होता है ताकि उसके रिसोर्सेज की वजह से, हमारे पास में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज था लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं था, और उनके पास में रिसोर्सेज नहीं थे तो टेक्नोलॉजी थे, है ना। दे हैड एडवांस टेक्नोलॉजी विच हेल्प देम टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज। उनके पास में एडवांस टेक्नोलॉजी था, और उसी की मदद से उन लोगों ने क्या किया, दूसरी जगह जा जा करके उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, रिसोर्सेज का हनन किया, ओवर यूज किया, ओवर यूटिलाइज किया। अब आता है कि रिसोर्सेज डेवलपमेंट इंडिया में कैसे करें, तो उसके लिए सबसे बड़ा चीज है कि रिसोर्सेज डेवलपमेंट करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए हमारे पास में ये सारी चीजें होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट दे रखा है कि टेक्नोलॉजी, अब रिसोर्सेज हमारे पास है, लेकिन जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो कैसे हम रिसोर्सेज को निकालेंगे और यूज करेंगे, कैसे डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी के साथ साथ में हमारे पास में क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब होता है कि जो, अब मान लो कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, ह्यूमन स्किल्स है, हमारे पास पता ही नहीं होगा कि इस रिसोर्सेज को निकाले कैसे। ठीक है, तो ये चीज, इस जब हमारे पास स्किल्स ही नहीं होंगे तो क्वालिटी नहीं होगा, बना ही नहीं पाएंगे टेक्नोलॉजी को, इवन एक्सट्रैक्ट नहीं पाएंगे। हमारे पास मशीनरी दे दिया गया, टेक्नोलॉजी दे दिया गया, फिर भी हम नहीं निकाल पाएंगे अगर हमारे पास दिमाग नहीं होगा। दिमाग ज्यादा जरूरी है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ज्यादा जरूरी है, पढ़ना लिखना ये सारी चीजें जरूरी है, इवन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल भी जरूरी है, एक्सपीरियंस भी जरूरी है। रिसोर्सेज को अगर एक्सट्रैक्ट करना है, समझना है कि क्या रिसोर्सेज, इससे क्या बन सकते हैं, तो ये सारी चीजें जरूरी है। इसके अलावा गांधी जी का क्या विचार था रिसोर्सेज के बारे में, जो रिसोर्सेज डेवलपमेंट हो रहा था, तो गांधी जी क्या सोचते थे। तो गांधी जी का कहना था, अगर आप ध्यान से समझे, देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडी, बहुत ज्यादा है सबके लिए। ठीक है, सबके आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज एकदम पर्याप्त है। एंड नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड्स, लेकिन उन सभी के लिए नहीं है जो ग्रीड पीपल है, जो लालची लोग हैं। अब मान लो कि लालची लोगों को आपने रिसोर्सेज पकड़ा दिया, वो ओवर यूज ही करेंगे, उनके लिए कितना भी रिसोर्सेज दे दो कम ही पड़ेगा। तो इसीलिए गांधी जी का ये कहना है कि देयर इज एनफ
बहुत है, सबके लिए, एवरीबॉडी नीड्स, सबकी आवश्यकताओं के लिए एकदम से पर्याप्त है, लेकिन इनफ है। लेकिन उनके लिए नहीं है जो ऐसे व्यक्ति जो ग्रीडीनेस अंदर है, जिनके ग्रीडीनेस नेचर है, जो लालचीपना है उनके अंदर। इवन गांधी जी ने कहा ही ब्लेम द मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को उन्होंने ब्लेम किया। कहना भी जरूरी है, उनके हिसाब से ये सारी चीजें क्यों जरूरी है आपको बताते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा था ही वॉज इन फेवर ऑफ रिप्लेसिंग मैन प्रोडक्शन विथ प्रोडक्शन बाय द मासेस। क्या कह रहा है, ही वॉज इन फेवर ऑफ रिप्लेसिंग मैन प्रोडक्शन। जो आपने देखा कि आदमियों को रिप्लेस करके टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोगों ने, अब देखो व्यक्तियों का जहां पे यूज करते हैं तो जब रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होता है कुछ हद तक कम होगा, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, टेक्नोलॉजी को हम लोग लगा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, रिसोर्सेज का एकदम से प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, हाई बढ़ गया। हम जितना काम करेंगे उससे ज्यादा एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी करेगा, उससे ज्यादा जल्दी जल्दी फास्ट करेगा। तो इन्होंने यही कहा कि जो आप रिप्लेस कर रहे हो प्रोडक्शन बाय द मासेस, मतलब लोगों, मासेस मतलब होता है पीपल, पीपल को रिप्लेस करके जो आप एक प्रोडक्शन कर रहे हो टेक्नोलॉजी की मदद से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से, ये नहीं करो। ठीक है, इनको इन्होंने ब्लेम किया मॉडर्न टेक्नोलॉजी को। तो इनके फेवर में नहीं थे ये, एकदम से ऐसा चाहते थे कि भाई प्रोडक्शन तो किया जाए, लेकिन मैन की आवश्यकताओं, मैन की ही मदद से, व्यक्तियों के मदद से ही पूरी तरीका से प्रोडक्शन किया जाए, ह्यूमन बीइंग के मदद से प्रोडक्शन किया जाए, ताकि जितनी आवश्यकता हो उतनी ही प्रोडक्शन हो, उससे ज्यादा ना हो। इसके अलावा रिसोर्सेज कंजर्वेशन के लिए और भी बहुत सारी जगहों पर बात किया गया। जैसे यहाँ पे है एक इंटरनेशनल लेवल का क्लब ऑफ रोम था, क्या इंटरनेशनल लेवल का क्लब ऑफ रोम, जहां पे एडवोकेट किया गया रिसोर्सेज कंजर्वेशन को लेकर के वेरी फर्स्ट टाइम सिस्टमेटिक वे में। कब किया गया था, 1968 में। 1968 में सबसे पहले रिसोर्सेज कंजर्वेशन के बारे में सिस्टमेटिक वे में बात किया गया था, रियो कन्वेंशन से भी पहले, है ना, यहाँ पे आपको आ जाएगा नीचे में। सब्सिक्वेंटली इन 1974 क्या कह रहा है कि 1968 में सबसे पहली बार रिसोर्सेज कंजर्वेशन के बारे में बात किया गया, कहाँ पे, क्लब ऑफ रोम में, इंटरनेशनल लेवल पे। उसके बाद जो गांधी जी का जो फिलॉसफी था, ठीक है, 1774 में एक बार फिर से प्रेजेंट किया जाता है एक बुक में, जिस बुक का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था, सुमाकर के द्वारा। सुमाकर एक राइटर है जिनके द्वारा एक जो बुक था स्मॉल इज ब्यूटीफुल, उसमें गांधी जी की जो आइडिया था, फिलॉसफी जो था, उसको उसमें रखा गया रिसोर्सेज कंजर्वेशन को लेकर के। इवन क्या कह रहा है कि द सेमिनल कंट्रीब्यूशन विद द रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज कंजर्वेशन, और भी रिसोर्सेज कंजर्वेशन को लेकर के, जैसे ग्लोबल लेवल पे जो ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट है 1987 में एकदम से जारी किया गया। इस रिपोर्ट में, ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट जो 1987 में प्रकाशित किया गया, इस रिपोर्ट में इंट्रोड्यूस किया गया, उस कंसेप्ट को बताया गया। इस कंसेप्ट को तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बताया गया, एडवोकेट की गई एज अ मीन्स फॉर द रिसोर्सेज कंजर्वेशन। अगर रिसोर्सेज कंजर्वेशन करना है, अगर सचमुच में रिसोर्सेज कंजर्वेशन करना है, तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। यही इस रिपोर्ट में बताई गई, ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट में। और इसको बाद में फिर ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट को एक बुक में भी पब्लिश किया जाता है, जिस बुक का नाम होता है आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, इसमें आवर कॉमन फ्यूचर में बाद में ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट को भी पब्लिश किया जाता है इसमें। उसके बाद रिसोर्सेज कंजर्वेशन को लेकर के फिर एक अर्थ समिट होता है रियो द जेनेरियो ब्राजील में 1992, 68 में सबसे पहले। उसके बाद में 1992 में ब्राजील में जो मोर देन 100 ऑफ स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो मिलते हैं, रिसोर्सेज कंजर्वेशन के बारे में प्लान करते हैं पूरी तरीका से, है ना, डिक्लेरेशन साइन होती है, ये सारी चीजें हमने पढ़ा। अब इसके अलावा अगर आप देखो तो अब आ रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज जरूरी क्यों है। बिकॉज यहाँ पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज, अगर हम लोग बेसिकली एक सस्टेन करना है क्वालिटी ऑफ लाइफ। सस्टेन का मतलब होता है जीना। अगर सचमुच में क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर जीना है, अच्छा जीवन जीना है, सस्टेन करना है, तो आपको रिसोर्सेज कंजर्वेशन करना पड़ेगा। ओवर यूटिलाइज एक दिन में खत्म करके हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब ये जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है, अंधाधुन, इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है अंधाधुन, ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूजेज, अंधाधुन जो यूज हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, जो रिसोर्सेज है वो डिप्लीट होते जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, और देयर इज अ नीड टू कंजर्वेशन ऑफ कंजर्व रिसोर्सेज। और इसी वजह से जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग क्या करें, रिसोर्सेज को बचाएं, रिसोर्सेज को कंजर्वेशन करें। तो रिसोर्सेज कंजर्वेशन के लिए सबसे पहले इसमें है कि लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। देखो अब दो फेज में पढ़ेंगे, एक पार्ट आपने पढ़ लिया पूरी तरीका से रिसोर्सेज, अब हम लोग पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉइल एज ए रिसोर्सेज। ठीक है,
तो लैंड रिसोर्सेज में क्या दे रखा है कि अपने इंडिया में अगर देखिए तो अपने इंडिया में टोटल अगर 100% की बात करें लैंड का, तो उसमें लगभग 43% क्या है, प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया मतलब जहाँ पे आप कल्टीवेशन कर सकते हो, खेती-बाड़ी कर सकते हो, ये गुड फॉर एग्रीकल्चर होता है। वहीं पे लगभग 30% माउंटेन्स हैं। सब जगह सिर्फ प्लेन एरिया ही तो नहीं है, सबका अलग-अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन है, पूरे इंडिया में अलग-अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन है। तो लगभग 30% के करीब में, सॉरी 30% के करीब में आपको माउंटेन्स हैं। अब माउंटेन्स क्यों? तो माउंटेन टूरिज्म के लिए फेमस होता है। लोग टूरिज्म वहाँ पे घूमने जाते हैं एकदम से। नेचुरल वेजिटेशन के लिए फेमस होता है, ठीक है? इसके इसके अलावा आप प्लेट्यू देख लीजिए, अपने इंडिया में प्लेट्यू लगभग कितने परसेंट है? 27% लगभग प्लेट्यू है, पठार जिसे बोलते हैं। पहाड़ का छोटा पार्ट, है ना? छोटा-छोटा, लेकिन ये फ्लैट लैंड में आपको दिखता है, जिसमें आपको मिनरल्स मिलते हैं, कोल डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो ये मिनरल्स के लिए, कोल डिपॉजिट्स के लिए पूरी तरीका से हम लोग यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये लैंड रिसोर्सेज किस प्रकार से यूज़ हो रहा है, ये आपने यहाँ पे देखा। इसके अलावा लैंड को हम लोग यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, कैसे उपयोग कर रहे हैं? देखो, अब लैंड को उपयोग कैसे कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर समझ लें तो लैंड का हम लोग यूज एज अ फॉरेस्ट कर रहे हैं, जंगल के रूप में। उस जगह पे क्या है, फॉरेस्ट है पूरी तरीका से, ठीक है? उस जगह पे जंगल है, फॉरेस्ट के रूप में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा दे रखा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। कुछ ऐसे लैंड है जो कल्टीवेशन के लिए नहीं है, जैसे कि बैरन लैंड। बैरन मतलब होता है बंजर जमीन, ठीक है? बैरन मतलब होता है बंजर जमीन। तो बंजर जमीन है जहाँ पे हम लोग कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं पूरी तरीका से। एक होता है वेस्टलैंड, जहाँ पे बहुत दिनों से जमीन छोड़ने की वजह से घास पतवार वगैरह उगना शुरू हो जाते हैं, ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम लोग उसको कल्टीवेशन में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन हाईली इनपुट्स वगैरह ये सारी चीजें लगती है, तब जाकर के हम उसमें खेती कर सकते हैं 4-5 सालों में, है ना? 2-3 बार, है ना? तो वेस्टलैंड भी एक प्रकार से ऐसा लैंड समझ लो जहाँ पे हम लोग कल्टीवेशन नहीं करते हैं। इसके अलावा कुछ लैंड ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग नॉन एग्रीकल्चर जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारी चीजें करते हैं, जैसे रोड बना लिया, बिल्डिंग्स बना लिए, है ना? स्कूल्स, हॉस्पिटल, ये सारी चीजें बना लेते हैं। इसके अलावा हम लोग लैंड को अदर अनकल्टिवेटेड लैंड बोल रहे हैं। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड मतलब जहाँ पे पूरी तरीका से कह रहा है एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। अच्छा, फैलो लैंड के बारे में हम लोग आगे समझेंगे। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड क्या होता है, जिसमें हम लोग सबसे पहले परमानेंट पैस्चर और ग्रेजिंग लैंड के लिए यूज करते हैं। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं। कुछ लैंड ऐसे होते हैं जो परमानेंट पैस्चर के लिए होता है। परमानेंट पैस्चर मतलब अपने जो आपके डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको चराने के लिए, उनको पैस्चर कराने के लिए ग्रेजिंग लैंड बोलते हैं। लेकिन इसको ओवर यूटिलाइजेशन करने पे भी फिर से आपको लैंड डिग्रेडेशन का प्रोसेस हो जाता है ना? तो परमानेंट पैस्चर के लिए कुछ लैंड को यूज कर रहे हैं। कुछ लैंड को हम लोग मिसेलेनियस ट्री क्रॉप्स वगैरह में, ग्रुप्स मतलब होता है एरिया, ठीक है? लैंड अंडर मिसेलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स नॉट इंक्लूडिंग इन द नेट्स ऑन एरिया। नेट्स ऑन एरिया क्या होता है, हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ पे समझ लेते हैं। कुछ लैंड को हम लोग मिसेलेनियस ट्री क्रॉप्स को ग्रो करवाने के लिए यूज करते हैं। ये क्या होता है, जैसे आप देखते हो ना, बहुत जगह फल वल लगा दिए, पेड़ वगैरह लगाते हैं आप, फल वगैरह का पेड़ लगा दिया आपने, है ना? कुछ जो आप रोड साइड में भी देखते हैं, है ना? पेड़ लगा रहता है, वो सारे भी मिसेलेनियस ट्री में ही आते हैं। अब समझते हैं कि लैंड यूटिलाइजेशन जो हो रहा है फैलो लैंड। फैलो लैंड का मतलब होता है अनकल्टीवेटेड। अनकल्टीवेटेड अनकल्टीवेटेड। अब फैलो लैंड का मतलब होता है जो ऐसे लैंड जहां पे आपने कुछ दिनों से क्या है, खेती ना किया। तो इसमें 3 तरह के फैलो लैंड होंगे। एक तो होगा करेंट फैलो, एक होगा अदर देन करेंट फैलो, एक होगा कल्टीवेबल बेस्ड लैंड होगा। ठीक है? तो ये तीनों फैलो लैंड में ही आता है, मतलब कुछ समय के लिए आपने इस पे खेती ना किया हो। सबसे पहला जो है करेंट फैलो, ये होता है ऐसे लैंड होते हैं जिसको हम लोग लगभग छोड़ देते हैं। ऐसे समझ लो कि 1 साल तक या फिर 1 साल से कम, 0 से लेकर के 1 मान लो। तो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। मतलब ऐसे समझ लो 0 से 1 साल से कम, 0 से लेकर के और 1 साल से कम जब आप किसी लैंड पे खेती करते हो, आपने छोड़ दिया 8 मंथ के लिए, 8 मंथ के बाद आपने खेती किया, तो ये सारा चीज़ करंट फैलो में आ जाता है। इसके बाद अदर देन करंट फैलो जो होता है, वो लगभग 1 से लेकर के 5 तक होता है, कि 1 साल से लेकर के जब आप 5 साल तक नहीं करते हो, ठीक है? क्या लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 टू 5 एग्रीकल्चर ईयर। 1 से लेकर के 5 साल तक अगर आपने छोड़ दिया, 2 साल छोड़ा, 2 साल के बाद आपने खेती किया, 3 साल तक छोड़ा, 3 साल के बाद आपने खेती किया, 4 साल छोड़ा, 4 साल के बाद, तो 1 से लेकर के 5 साल तक अगर आप छोड़ते हैं और उस बीच में आप खेती करते हैं, तो उसको बोलते हैं अदर देन करेंट फैलो।
तीसरा जो है वो कल्टिवेबल वेस्टलैंड है, ये होता है मोर देन 5 ईयर्स। क्या कह रहा है, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर। मोर देन मतलब होता है कि भाई 5 साल से ज्यादा आपने किसी खेत को क्या कर दिया, छोड़ दिया, उस पर खेती नहीं की, 5 साल तक नहीं किया, 6वें साल पे किया, तो वो हो जाता है कल्टिवेबल वेस्टलैंड के प्रोसेस में आ जाता है। ठीक है, ऐसे लैंड को भी आप लोग जब खेती करते हो तो बहुत ज्यादा हाईली इनपुट्स लगते हैं, लेकिन ये 5 साल 6 साल में एक दो बार ही आप इस पे खेती कर सकते हो। तो ये हमारा हुआ करेंट फैलो हो गया आपको 1 या 1 साल से कम। आपका ये अदर देन करेंट फॉलो हो गया 1 से लेकर के और 5 साल तक, उससे कम 1 से लेकर के 5 तक, 5 से ज्यादा हो गया कल्टिवेबल वेस्टलैंड। अब आता है हमारा नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या होता है, कि एक ऐसा एरिया जहां पे आप पूरी तरीका से पूरे ईयर एक ही तरह का आपने फसल उगा दिया और ये पूरे ईयर आपका एकदम से ऑक्युपाई कर लेता है कोई भी लैंड ग्रो करने के लिए। एक ऐसा लैंड जो जिसपे पूरे साल आपने एक ही तरह की खेती की, उसको हम लोग बोलते हैं नेट सोन एरिया। जैसे द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड इन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड इज कॉल्ड नेट सोन एरिया। ये है आपका इस बुक का डिफिनीशन। आपको बस ये दिमाग में रखना है कि नेट सोन एरिया ऐसे एरिया को बोलते हैं जिस एरिया में पूरे साल एक ही तरह का आपने फसल किया है, उसको नेट सोन एरिया बोलते हैं। इसके अलावा है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया किसको बोलते हैं, ऐसे समझ लो, एक ऐसा लैंड जिसपे आपने क्या किया, 6 मंथ कोई क्रॉप्स को आपने उगाया, ठीक है, फिर उसको 6 मंथ किसी क्रॉप को आपने ग्रो करवाए, फिर उसको आपने क्या किया कि हार्वेस्ट कर लिया, काट लिया, फिर उस पे दूसरा फसल लगा दिया, इस पे क्या किया, दूसरा फसल लगा दिया। तो इसी को हम लोग ग्रॉस क्रॉप एरिया बोलते हैं। लेकिन इसमें आपको दिमाग में रखना है कि इसमें आपका नेटसॉन एरिया जो है वो भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ग्रॉस क्रॉप एरिया उसको बोलते हैं नेटसॉन एरिया प्लस एरिया सॉन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर। एक एग्रीकल्चर ईयर में एक से ज्यादा फसल किसी एरिया में किसी खेत में आप ग्रो करवाते हैं, वो आप प्लस नेक्स्ट ऑन एरिया को हम लोग ग्रॉस क्रॉप एरिया बोलते हैं, दोनों को मिला करके इसमें, है ना। अगला है कि लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। हम लोग लैंड को कैसे यूज कर रहे हैं अपने इंडिया में, कैसे लैंड को यूज कर रहे हैं, ये चीज दो चीजों पे, दो फैक्टर पे मैटर करता है। एक तो फिजिकल फैक्टर पे और एक ह्यूमन फैक्टर पे मैटर करता है। फिजिकल फैक्टर मतलब टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है स्थाकृति, मतलब वहां की जो जमीन है वो कैसी है, तो ये डिपेंड करता है। अगर वहां पे प्लेट्यू हो, अगर वहां पे मान लो कि माउंटेन हुआ, तो माउंटेन पे तो हाउस बिल्डिंग वगैरह ये नहीं करेंगे, इवन कल्टीवेशन तो नहीं करेंगे, वो तो प्लेन एरिया में करेंगे। तो आपको लैंड का यूज करना, उपयोग करना, ये डिपेंड करता है दो फैक्टर पे। एक तो फिजिकल फैक्टर और दूसरा है ह्यूमन फैक्टर। एक है टोपोग्राफी, दूसरा सॉइल डिपेंड करता है किस तरह का सॉइल है, किस तरह का कल्टीवेशन करेंगे वहां पे। ब्लैक सॉइल होगा तो कॉटन के लिए बढ़िया होगा, लेटराइट सॉइल होगा तो कैशू नट्स वगैरह के लिए अच्छे होंगे सॉइल। तो ये सारे डिपेंड्स करते हैं। इवन क्लाइमेट कैसा होगा, अगर मान लो वहां का क्लाइमेट आपको लद्दाख के जैसे होगा, कोल्ड डिजर्ट होगा, तो वहां पे कल्टीवेशन अच्छा से थोड़ी कर पाएंगे, है ना। तो आपको दिमाग में रखना है फिजिकल फैक्टर में टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट डिपेंड करता है कि कैसे। दूसरा ह्यूमन फैक्टर भी डिपेंड करता है कि वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी। अब मान लो कि किसी एरिया में, जैसे प्लेन एरिया में, वहां पे डेंसिटी एकदम से बढ़ जाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाती है, इसलिए क्योंकि वहां पे लोग ज्यादा सुटेबल लगता है उनको, लैंड सुटेबल लगता है वहां पे रहना, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर कर लेते हैं। फिर और भी बहुत सारी ऐसी रिसोर्सेज होता है जो अवेलेबल हो जाता है वहां पे, टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल हो जाते हैं, इवन कल्चर ट्रेडिशन, ये सारी चीजें मैटर करती है। तो ये ह्यूमन फैक्टर होता है। ठीक है, इस दोनों पे डिपेंड करता है कि कैसे लैंड का यूटिलाइजेशन होगा, कैसे हम यूज करेंगे, ये पैटर्न इनसे पता चलता है। अब ये इस मैप की मदद से, इस थोड़े से ग्राफ की मदद से हम ये समझ लेंगे। एक 1960 से 61 का दे रखा है और एक दे रखा है 2014 का, 2014 से 15 का दे रखा है। इसमें ग्राफ में ये समझेंगे कि आखिरकार जो लैंड यूज पैटर्न किया गया है वो कैसे यूज किया गया है। अगर आप ध्यान से समझें तो 18.1% जो लैंड है वो फॉरेस्ट लैंड पहले यूज किया जाता था। ठीक है, कितना, 18.11% के करीब में एज अ फॉरेस्ट यूज किया जाता था 1960 से 61 के करीब में। लेकिन वही अगर आप 14-15 में देखेंगे तो कितना है, 23% है। अब ये देखो कि ये नेशनल फॉरेस्ट्री एक्ट जो है वो लगभग उसके तहत कम से कम फॉरेस्ट जो होना चाहिए वो 33% होना चाहिए, हालांकि उससे भी बहुत कम है, 23% ही है। तो ये क्या हुआ है, ये थोड़ा बढ़ा है, लेकिन अभी फिर भी कम है, 33% से भी कम है। 33% एटलीस्ट फॉरेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा आप देखिए तो 12% जो है आपका बैरन और अनकल्टिवेबल वेस्टलैंड था। वहीं अगर आप देखिए तो 5.5 हुआ, ये घटा है कब, 14-15 में। ये अच्छी बात है कि बैरन और अनकल्टिवेबल जो वेस्टलैंड है वो घटा है।
ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखो तो 4.95% क्या है, ऐसे एरिया है जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो लैंड जो है 8.7 ये बड़ा है नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। आपको अभी हमने जस्ट समझाया कि बिल्डिंग वगैरह ये सारी चीजें, इवन मिसेलेनियस ट्री वगैरह को आप ग्रो करवाने के लिए यूज करते हो। अगला जो दे रखा है कि यहाँ पे 4.71% जो परमानेंट पैस्चर के लिए कभी यूज किया करते थे 1960-61 के करीब में, परमानेंट पैस्चर और ग्रेजिंग के रूप में हम लोग 4.71% जो यूज करते थे वो अब घट करके 3.3% हो गया है। तो ये भी कम हो रहा है। ये ओवर ग्रेजिंग के वजह से हो जाता है। ओवर ग्रेजिंग भी अभी प्रोसेस आएगा, उसको भी समझाएंगे। इसके अलावा देखिए कि 1.50% जो है 1 एरिया अंडर मिसेलेनियस ट्री क्रॉप्स है ना, वो जो है अब 1% में आ गया है। तो ये भी एक कंसर्न वाला रीजन है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो कल्टिवेबल वेस्टलैंड जो है वो 6.2% 23% के करीब में था कल्टिवेबल वेस्टलैंड, जो कि अब कितना हो गया है, लगभग देखिए तो 4% हो गया है। 6.23 है ना, 6.23 था, अब घट करके कितना हो गया है 4%। कल्टिवेबल वेस्टलैंड, कल्टिवेबल वेस्टलैंड का मतलब याद होगा आपको, मोर देन 5 ईयर्स जब आप अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड मोर देन 5 ईयर्स। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो फैलो अदर देन करंट फैलो जो है वो कितना था, 3.50% है, वो यहाँ पे 3.6 दिख रहा है। 3.73% आपका करंट फैलो था, जो कि अब 4.9% है, जो कि अच्छी बात है। पहले 3.73% था, 4.9% था, इस बात को दिमाग में रखेंगे। इसके अलावा क्योंकि ये बढ़ा है, तो ये वाला चीज़ अच्छी बात नहीं है, ठीक है? इसके अलावा नेट सोन एरिया जो है आपका 45.26% है, जो कि अब जाकर के है ना, कितना हो गया 45.5, तो ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन इस बात को दिमाग में रखेंगे कि 54% ये हो सकता था, कैसे ये भी हम लोग समझते हैं यहाँ पे। जिसमें हम लोग कुछ ऐसे लैंड जो होते हैं जिसको हम लोग ऐड नहीं करते हैं। तो पैटर्न को समझते हैं कि कुछ ऐसे लैंड है जो परमानेंट पैस्चर है वो डिक्रीज हुआ है। अभी हमने देखा था कि लैंड अंडर परमानेंट पैस्चर जो था, है ना? परमानेंट पैस्चर जो ये वाला लैंड जो है 4.71% अब 3.3% हो गया है। तो ये क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो अदर देन करंट फैलो लैंड जो है, अदर देन करंट फैलो का मतलब हो गया 1 से 5 ईयर्स के करीब में आप क्या करते हो, लैंड को जब आप बिना अनकल्टिवेटेड आप छोड़ देते हो कल्टीवेट किए हुए, तो करेंट फैलो लैंड इज इधर पुअर क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज हाई। वहां पे क्या हो जाता है कि अगर आप उस पे खेती भी करते हो तो आपको उसमें कल्टीवेशन जो कॉस्ट आता है वो हाई आता है, हाईली इनपुट्स वगैरह ये सारी चीजें लगते हैं, जिसकी वजह से वहां पे लोग करना पसंद नहीं करते हैं। और ये लगभग 5 सालों में 1 से 2 टाइम ही आप उस पर खेती कर सकते हो, है ना, यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा इफ वी काउंट देम इन द नेट्स ऑन एरिया, अगर हम लोग इस अदर देन करंट फैलो को ऐड कर देते हैं नेट्स ऑन एरिया में, नेट्स ऑन एरिया क्या हुआ, ऐसे एरिया जो जिसपे आप पूरे साल एक ही तरह के फसल ग्रो करवाते हो, अगर उसको आप ऐड कर देते हो तो लगभग ये 54% बन जाता है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि हम इसको ऐड नहीं करते हैं, इसलिए ऐड नहीं करते हैं क्योंकि इसमें हाईली इनपुट्स लगते हैं, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हाई हो जाता है, और इसकी वजह से लगभग 2 से 3 वर्षों में मात्र 1 से 2 बार ही हम लोग खेती कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसको नेट सोन एरिया में ऐड नहीं करते। क्वेश्चन आएगा तो इसको आप लिख सकते हैं कि क्यों नहीं हम लोग अदर करंट फैलो लैंड को हम लोग नेट्स ऑन एरिया में ऐड क्यों नहीं करते हैं। इसके अलावा दे रखा है कि पैटर्न इन नेट्स ऑन एरिया इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स। अलग अलग आप स्टेट्स में देख लो तो पैटर्न अलग अलग है। जैसे 80% से भी ज्यादा आपको पंजाब वाला रीजन, हरियाणा वाले रीजन में क्या है कि खेती किए जाते हैं लैंड पे। वहीं लगभग लेस देन 10% अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, इन सारे स्टेट्स में आपको देखने को मिलता है ना, कल्टीवेशन में। तो ये सारी चीजें नेट्स ऑन एरिया देखने को मिलता है लगभग 10% से भी कम। अंडमान वगैरह ये सारी चीजें भी दे रखी है, आइलैंड यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। अब है लैंड यूज पे आगे भी दे रखा है कि आपको पहले भी हमने बताया था कि कम से कम एटलीस्ट 33% होना चाहिए फॉरेस्ट, जो कि नहीं है। डिजायर्ड कितना है 33%, लेकिन अपने कंट्री में लगभग 23 है, तो वो की गलत ही है। किसके एज पर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के तहत क्या था कि कम से कम 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, जो नहीं है, ठीक है। वेस्टलैंड इंक्लूड्स द रॉकी, वेस्टलैंड में कौन कौन सा पार्ट आ जाता है, जो रॉकी वाला पार्ट होता है, एरिड वाला रीजन जो हो जाता है, जो राजस्थान वाला पार्ट हो गया, पार्ट ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट ऑफ जो राजस्थान होता है, इवन डिजर्ट एरिया। इसके अलावा जो ओवर यूज ऑफ लैंड विदाउट टेकिंग प्रॉपर मेजर्स लैंड हैज लेड टू डिग्रेडेशन। बहुत ज्यादा जब हम लोग लैंड का ओवर यूज करने लगे हैं बिना किसी प्रॉपर मेजर लिए हुए,
बिना किसी रेगुलेट किए हुए कैसे, ये भी बताएँगे आपको। तो ये लैंड डिग्रेडेशन का पार्ट बन जाता है। डिग्रेडेशन का मतलब होता है खराब होना, ठीक है? लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, हम लोगों ने लैंड का अदर जगहों पे भी यूज़ किया, जैसे बिल्डिंग्स बनाने में, रेलवे बनाने में, ये सारी चीज़ों में हमने, हॉस्पिटल्स बनाने में, इसमें भी लैंड का यूज़ किया, जो कि हमने अभी आपको जस्ट पहले बताया। लैंड डिग्रेड कैसे हो रहा है और कहाँ-कहाँ पे ये देख लीजिए, लैंड डिग्रेड का सबसे पहला माइनिंग एक्टिविटी की वजह से। जो हम खनन करते हैं, मान लो कि कोई भी मिनरल्स जो है हमने एक्सट्रैक्ट किया किसी जगह से। अब जब एक्सट्रैक्ट कर लिए तो वो बहुत बड़े-बड़े गड्ढे बन जाते हैं और उसको रेगुलेट नहीं कर पाते। रेगुलेट ना करने का मतलब हो गया कि उसको सही तरीक़ा से फिर से भरना, फिर उसको एक स्थल आकृति दे देना, ये नहीं करते। अब माइनिंग कर लिया, छोड़ दिया लैंड, तो वो बर्बाद हो जाता है। ऐसे जगह देख लो, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ओडिशा हो गया, इन सारे जगहों पर आपको माइनिंग एक्टिविटी की वजह से ही आपको लैंड डिग्रेड होते दिखते हैं, खराब होते दिखते हैं। अब ये यूटिलाइजेशन प्रोसेस में नहीं आएगा, तो ऐसे लैंड हो जाते हैं माइनिंग एक्टिविटी की वजह से। आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में हम लोग लैंड डिग्रेड देखने को मिलता है। इसके अलावा लैंड डिग्रेड जो है ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी देखने को मिलता है। अब ओवर ग्रेजिंग क्या होता है, जैसे आपने अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को कहीं पे पास्चर कराने के लिए ले गया, ठीक है? पास्चर मतलब खिलाने के लिए। अब वो चीज़ ज़रूरी है, कि ऐसा नहीं जानवर नहीं खाएगा, आप खाते हो, जानवर उसके लिए भी ज़रूरी है। लेकिन क्या है कि आप ओवर यूटिलाइज़ेशन नहीं कर सकते, आप ग्रेजिंग नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि ओवर ग्रेजिंग जब हो जाता है, मतलब समझ लो कि घास वगैरह खाने गए, पूरी तरीक़ा से ओवर ग्रेज़ कर लिए, अब उससे क्या होगा कि मिट्टी से पूरा उखाड़ दिया। अब वो मिट्टी क्या होगा, मिट्टी क्या करता है ना, ये जो पेड़-पौधा जो होता है, वो उसके जड़ जो होते हैं, मिट्टी को होल्ड करके रखता है। अब वो होल्ड करके है नहीं, वो लूज़ हो गया, ढीला हो गया। अब उससे क्या होगा, जो पानी आएगा ना, उसको बहा करके ले जाता है। जो ऊपर के कण मिनरल्स वगैरह होते हैं, जो मिट्टी होता है, जो फर्टाइल लैंड होता है, वो बहा करके चला जाता है फिर, है ना? इरोड हो जाता है, तो इसकी वजह से भी वो लैंड एकदम से डिग्रेड हो जाता है। तो ओवरग्रेजिंग का रीज़न जो है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाले रीजन में देखने को मिलता है, कि यहाँ पे मेनली आपको ओवरग्रेजिंग की वजह से लैंड डिग्रेड होते हुए दिखा है। ओवर इरिगेशन, अब जहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती की जा रही है, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाला पार्ट हो गया, इन सब जगहों पर ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, नेट्स ऑन एरिया है। अब नेट्स ऑन एरिया है मतलब वहाँ पे ज़्यादा खेती करते हैं। अब खेती तो कर रहे हैं, लेकिन ओवर इरिगेट कर दे रहे हैं। ओवर इरिगेट मतलब हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पटा देना, आ जाना वहाँ पे, समझ पा रहे हो? अब ज़्यादा पानी डाल दिए, उसकी वजह से ये क्या हो जाता है कि वहाँ का जो मिनरल्स कंटेंट जो होते हैं, अब पानी वहाँ पे रुक जाता है, ज़मीन पे। अब उससे क्या होता है, जो उसका मिनरल कंटेंट होता है ऊपर चला आता है पूरी तरीक़ा से, है ना? अल्कैलिनिटी या फिर ये सब जो देखो सैलिनिटी ऊपर की तरफ आ जाता है, उससे क्या होने लगता है, एक ही जगह रहते-रहते वो खराब हो जाता है, ठीक है? मिट्टी डिग्रेड हो जाता है, तो इ ओवर इरिगेशन से इन सारे जगहों पर प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको भी दिमाग में रखेंगे। इसके अलावा देख लीजिए, तो जहाँ पे ग्राइंडिंग प्रोसेस हो रहा है, जैसे कि देख लो यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट बनाने के लिए क्या किया जाता है, पीसा जाता है। किस चीज़ों को, लाइमस्टोन को एकदम से ऐसे कह लो ना, चूरा बनाया जाता है, ठीक है? पूरी तरीक़ा से उसको सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट बनाने के लिए लाइमस्टोन को क्या किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है, पीसा जाता है। और वो जो पीसा जाता है ना, जो उसके धूल का जो डस्ट होते हैं, ठीक है? वो क्या होते हैं, जैसे मान लो कि अ, ये वाला जो एरिया हो गया, ऐसे समझ लो, ये मान लो लैंड है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा लाइमस्टोन को जब पीसा जाता है, तो उसके जो डस्ट वगैरह होते हैं, वो यहाँ पे आकर के जम जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे आकर के बैठ जाते हैं। अब इससे होता क्या है, कि कह रहा है, अब एक और भी देख लो, कि यहाँ पे कह रहा है कि कैल्साइट सॉफ्टस्टोन ये सिरेमिक इंडस्ट्री में जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट, ठीक है? क्या कह रहा है कि कैल्साइट सॉफ्टस्टोन को भी सिरेमिक इंडस्ट्री में जब यूज़ किया जाता है ग्राइंडिंग करके, ये कैल्साइट सॉफ्टस्टोन को सिरेमिक इंडस्ट्री मतलब क्या, टाइल वगैरह जो बनाते हैं ना उसमें, तो इसको भी ग्राइंड किया जाता है। अब ग्राइंड किए तो इससे बहुत ज़्यादा इन सारी जो चीज़ों से, चाहे लाइमस्टोन को ग्राइंड करने से, कैल्साइट सॉफ्टस्टोन को ग्राइंड करने से बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ता है ना? एनवायरनमेंट में, और वो आकर के लैंड पे बैठ जाता है। अब इससे होता क्या है कि जो पानी जो आते हैं ऊपर से बरसते जो है, ठीक है? अब वो क्या होता है कि इसके ऊपर से आकर के बैठ जाते हैं, ठीक है? बैठ गए। अब ये अंदर जाने ही नहीं दिया, जो अर्थ के अंदर है, जो एक प्रोसेस होता है, इन्फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो होता है वाटर का, वो सॉइल में गया ही नहीं, मिट्टी में गया ही नहीं, अंदर गया ही नहीं। अब वो वहीं पे सेटल डाउन हो गया, पानी वहीं पे रुक गया। अब इसकी वजह से क्या होने लगा, वो सड़ने गलने लगा पानी। अब इसकी वजह से वो लैंड डिग्रेड कर देता है, सेटल डाउन वहीं पे हो जाता है।
कह रहा है कि इन रिसेंट ईयर इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस जो होते हैं, अब ये जो इंडस्ट्रीज वगैरह है वहां से जो इफ्लुएंट्स निकलते हैं, जो वाटर का यूज यूटिलाइज कर लिया गया और उसको बिना ट्रीट किए हुए वो उसको छोड़ देते हैं नदी वगैरह में। इफ्लुएंस वाटर हैव बीन बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड और वाटर पॉल्यूशन। अब समझिए ना, बहुत सारे कंट्री के पार्ट में आप देखो कि जहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह है वो क्या करते हैं कि वाटर का यूटिलाइजेशन कर लेते हैं और उसको सही तरीका से ट्रीट ना करके उसको सीधा पानी में बहा दिए, किसी जगह पे बहा दिया। जो इफ्लुएंस होते हैं वो पूरी तरीका से या तो वाटर में गया तो वाटर पॉल्यूट कर देता है पूरी तरीका से, तो ये सब भी लैंड डिग्रेड करता है, वाटर पॉल्यूशन करता है। ठीक है, इसके अलावा तो लैंड को हम लोग कंजर्वेशन कैसे करेंगे, लैंड को संरक्षण कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आपने जो देखा कि इससे पूरी तरीका से क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। ठीक है, यही कॉज है ये सारी चीजें। तो इसको हम लोग कंजर्वेशन करने के लिए बहुत सारे मेथड है। जैसे आप देखो ना कि आपने क्या किया कि हमारे कंट्री में 33% होना चाहिए एज पर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एक्ट। ठीक है, 33% होना चाहिए, लेकिन है कितना, 23% है। अब उस 23% में भी क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे अभी डेस्क बेंच आपको बनाना है तो आपने क्या किया, 100 पेड़ों को काटा। फिर 100 पेड़ों को काटा तो फिर क्या आपने लगाया प्लांटेशन की, वो जरूरी है। आपको डिफोरेस्टेशन कर रहे हो तो एफोरेस्टेशन भी तो करना पड़ेगा। उससे क्या होता है कि आप संरक्षण कर रहे हो, एक तो पर्या इन्वायरमेंट को ऑक्सीजन हम लोग ले रहे थे, ये सारी चीजें भी जरूरी है। इसके अलावा कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग पे भी क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि ओवर ग्रेजिंग में आप क्या देख रहे हो कि ओवर ग्रेजिंग के लिए आपने देखा कि बहुत सारे जगहों पर क्या होता है कि बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं ओवर ग्रेज करवा रहे हैं। और ओवर ग्रेज करवाने से वहां का जो लैंड है डिग्रेड होता है, उसकी जो जड़ें होती हैं वो क्या करता है, मिट्टी को होल्ड करके रखता है। अब होल्ड करके रखा नहीं, पूरी तरीका से ओवर ग्रेज्ड हो गया, उसकी वजह से पानी आया और इरोड कर दिया। तो ये सारी चीजें भी लैंड डिग्रेड होता है इन सारे प्रोसेस से। इसके अलावा अगर आप देखिए तो प्लांटिंग ऑफ द थॉर्नी बुशेस ऑफ द स्टेबलाइजिंग द सैंड ड्यून्स। अब डिजर्ट वाले इलाका में देखिए जो सैंड ड्यून्स है इधर से उधर होते रहते हैं। अब उसको स्टेबलाइज करने के लिए वहां पे जो एकदम आप देखते हो कि थॉर्नी बुशेस वगैरह जो होते हैं, जो पेड़ वहां पे लगा सकते हैं, इसीलिए लगाते हैं ताकि हम स्टेबलाइज करें वहां के जो सैंड ड्यून्स वगैरह होते हैं वो वहां पे टिक पाए। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स का अगर आप एग्जांपल देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह के हम लोग पेड़ पौधे लगा सकते हैं। जैसे एकदम हाइट से कुछ छोटे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये इसलिए लगाते हैं ताकि जब हवा का जो फोर्स आता है, अब हवा आया, इसको क्या होता है, उसके जो दाब होते हैं, जो उसके वेलोसिटी होते हैं, ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, कम करते हैं। ताकि इसके आगे भी अगर मान लो कि कोई पेड़ पौधा है तो उसको क्या कर सके, बचा सके, सेव कर सके। इवन लैंड वगैरह जो सॉइल वगैरह तो उसको मिट्टी को ना बहा करके ले जाए। विंड आप देखते हो जो एकदम से लग जाता है, उससे मिट्टी को उठा करके ले जाता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं। अब इस तरह के शेल्टर बेल्ट लगा करके हम उसको क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। और देखिए लास्ट में दे रखा है ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्री इफ्लुएंस। जो आप इंडस्ट्री में पानी वगैरह जो वाटर यूटिलाइजेशन करते हो, विदाउट ट्रीटमेंट किए हुए आप उसको क्या करते हो, वाटर बॉडीज जो होता है, रिवर वगैरह होता है, उसमें आपने डाल दिया, लेकिन उसका आपने ट्रीटमेंट नहीं सही तरीके से किया। विदाउट ट्रीटमेंट अगर आप उसको डाल देते हो तो ये किसका कॉज बन जाता है, वाटर पोल्यूशन का कॉज बन जाता है। तो ये भी हमारे लिए जरूरी है कि वाटर कंजर्वेशन करें, वाटर को हम लोग पोल्यूट नहीं कर सकते हैं। शेल्टर बेल्ट का आपको आपने यहाँ पे समझा कि किस लिए, इसके जो हवा का जो ग्रेविटी होता है उसके ये पेड़ पौधे जो होते हैं वो रोकते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे को, वो जो मिट्टी वगैरह होते हैं उनको भी बचाता है। तो इस तरह के शेल्टर बेल्ट की मदद से भी हम लोग लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। आगे दे रखा है सॉइल। ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है और ये कुछ ही देर में समाप्त भी होगा। तो आपने पढ़ा क्या, रिसोर्सेस, ठीक है, उसके बाद आपने लैंड के बारे में पढ़ा, अब सॉइल को पढ़ोगे, सॉइल एज ए रिसोर्स। अब देखो लैंड और सॉइल में क्या अंतर है, ये कॉमन क्वेश्चन होता है बच्चों का। लैंड में आप क्या है कि लैंड में वेराइटी ऑफ आपको एक टोपोग्राफी देखने को मिलता है। लैंड पे बहुत सारी चीजें, लैंड पे ही माउंटेन है, लैंड पे ही वाटर बॉडीज है, लैंड पे ही आपको प्लेट्यू देखने को मिलता है, और लैंड पे ही सॉइल देखने को मिलता है। सॉइल में क्या होता है, सॉइल एक ऐसा अपर लेयर वाला पार्ट है जहाँ पे कुछ ग्रो होता है, प्लांट वगैरह, ठीक है, वो एक मीडियम बनता है, प्लांट ग्रोथ का मीडियम बनता है। एक ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये बनने में भी आपको बहुत टाइम लगता है, फ्यू सेंटीमीटर बनने में इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, राइट। तो सॉइल एक हमारा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है और इसको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज इसलिए बोल रहे हैं ताकि ये बनने में एक प्रोसेस लगता है। इवन ये मीडियम है प्लांट ग्रोथ का, प्लांट हम लोग जो ग्रोथ करवा रहे हैं इसी में ग्रो हो रहा है। इसके अलावा देखिए तो ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु, उसका होम हो गया, ठीक है, घर हो गया। और ये बनने में जो आपका है फ्यू सेंटीमीटर ऑफ सॉइल बनने में इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। ओके, तो ये सॉइल है, लैंड और सॉइल में यही अंतर है।
कि लैंड पे आप बहुत सारे टोपोग्राफी है, अलग-अलग चीज़ें, वहीं पे प्लेट्यू भी है, वहीं पे माउंटेन भी है, वहीं पे वाटर बॉडीज़ भी है, लेकिन सॉइल में क्या है कि आप कुछ चीज़ ग्रो करवा रहे हो। किसी का घर है, प्लांट आप कहाँ ग्रो करवा रहे हो? लैंड पे, हर एक लैंड पे नहीं ग्रो कर सकते हैं, इस बात को दिमाग में रखना है। इसके अलावा फैक्टर क्या है फॉर्मेशन में? सॉइल का बनने में क्या-क्या फैक्टर वर्क करते हैं? जैसे रिलीफ फीचर्स, पैरेंट रॉक्स, रिलीफ फीचर्स का मतलब है कि वहाँ का जो टोपोग्राफी वगैरह जो है, बनावटी जो है वो किन सारी चीज़ों से बना हुआ है। पैरेंट रॉक भी ज़रूरी है, जो उनके जो पहले रॉक जो है, जैसे अगर मान लो कि इग्निशियस रॉक से, ठीक है? वोल्केनो इरप्शन से जो मिट्टी एकदम से रॉक वगैरह निकलते हैं, उससे क्या होता है कि ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो ये डिपेंड करता है पैरेंट रॉक पे कि किस तरह के पैरेंट रॉक है, उसी तरह के आपको सॉइल देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिए तो क्लाइमेट और वेजिटेशन भी मैटर करता है, वहाँ की किस प्रकार से वेजिटेशन, क्लाइमेट वगैरह है, क्योंकि उन सब के भी सड़ने, गलने से भी आपको बहुत सारे प्रोसेस देखने को मिलता है मिट्टी के फॉर्मेशन में। अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, फोर्सेस ऑफ द नेचर, टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ द रनिंग वाटर, क्योंकि एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर हम जब बोल रहे हैं इसका क्या मतलब हुआ? जैसे आपने देखा कि माउंटेनियस रीजन में क्या होता है कि आप देखोगे पूरी तरीका से जो एलुवल सॉइल है, इसी से फॉर्मेशन हुआ है वाटर बॉडीज से। अब ये जो हमारा ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा, ये सब क्या किया? ये क्या किया कि पूरी तरीका से अपने साथ में सैंड सील्ड क्ले लेकर के आया और यहाँ पे डिपॉजिट करते चला गया प्लेन एरिया में, उसी से बना हुआ है। पूरी तरीका से पहाड़ को तोड़-ओड़ करके लाया, एकदम से छोटे-छोटे पार्ट में आकर के डिपॉजिट्स हो गए, वही एलुवल सॉइल कहलाता। तो फोर्सेस ऑफ नेचर जो है, टेम्परेचर भी मैटर कर रहा है, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर लेकर के आ रहा है, कहीं पे डिपॉजिट्स कर रहा है, ठीक है? इवन एक्टिव ऑफ डिकम्पोजेस सॉइल आल्सो कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर्स, ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मैटर्स। ऑर्गेनिक मैटर्स भी ज़रूरी है, जो प्लांट के सड़ने गलने से जो बनते हैं, तो वो क्या करता है, पूरी तरीका से फर्टाइल करता है सॉइल को, पूरी तरीके से फर्टिलाइज़र बनते हैं, ठीक है? सॉइल प्रोफाइल देखते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है, सबसे पहले अगर आप देखो, तो जो हमारा सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है, ये क्या है? पेरेंट रॉक है, अनवेदर्ड रॉक है, इसे बिना टूटा हुआ पत्थर कह सकते हैं। इसके बाद जो आप सेकंड लेयर देख रहे हो यहाँ पे, सबस्ट्रेटम जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, जो पत्थर जो होता है ना, जो रॉक होता है, वो टूटने लगता है, धीरे-धीरे क्या होने लगता है? टूटने लगता है। और थर्ड लेयर में आप देख रहे हैं कि इसी का टूट-टूट कर एकदम से चूरन बन रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं एसएससी के नाम से सैंड, सिल्ट और क्ले में निर्माण होना शुरू हो जाता है। ये जो वेदर्ड रॉक जो होता है, वो और भी एकदम से टूटना शुरू हो जाता है। टूटते-टूटते वो सैंड, सिल्ट, क्ले के रूप में आ जाते हैं और तब जाकर के बनते हैं टॉप सॉइल। टॉप सॉइल सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है, क्रस्ट जिसे हम लोग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये पूरी तरीके से अभी आपको पत्थर दिख रहा है, ठीक है, पेरेंट रॉक, फिर उससे टूटा, ठीक है, सबस्ट्रेटम बोलते हैं इसको। मतलब इस बिना टूटे हुए पत्थर से टूटना शुरू हो गया, फिर टूटते-टूटते सैंड, सिल्ट, क्ले में बदला, फिर ये आपको एक टॉप लेयर में बन जाता है और जो कि फर्टाइल होता है, जो मीडियम बन जाता है प्लांट ग्रोथ का, ठीक है? ये हमारा सॉइल प्रोफाइल दिखाता है, ठीक है? अब है सॉइल का क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे? मतलब अगर आप किसी को एलुवल सॉइल बोल रहे हो, ब्लैक सॉइल बोल रहे हो, तो कैसे बोल रहे हो? तो सॉइल का जो क्लासिफिकेशन होता है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे रिस्पॉन्सिबल करता है। जैसे सॉइल फॉर्मेशन जो है, ये आप देख लीजिए, कलर के हिसाब से हम लोग बाँट देते हैं कि भाई ये ब्लैक है तो ब्लैक सॉइल है, कैसे बना? ये पढ़ेंगे हम लोग। थिकनेस के हिसाब से उसकी मोटाई कितनी है? टेक्सचर के बनावटी के हिसाब से एजेस कितना समय लगा, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं, द सॉइल ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड डिफरेंट, मतलब किस प्रकार से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं उनके एज के हिसाब से, केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से, फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो इतने पार्ट में हम लोग बांटे हुए हैं। एक है एलुबल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। बारी बारी से हम लोग हर सॉइल को अब पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है एलुवल सॉइल। एलुवल सॉइल किसे कहते हैं, ठीक है? सॉइल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग एलुवल सॉइल को पढ़ लेते हैं। देखो एलुवल सॉइल क्या है कि अगर आप देखो, तो जब हमारा लैंड का निर्माण हो रहा था, पहले तो एक ही कंटिनेंट था। ये आप क्लास 9 के चैप्टर 1 में पढ़ते हैं। पूरी तरीका से एक ही लैंड था, किस प्रकार से गोंडवाना लैंड के टूटने की वजह से कैसे अलग अलग कंटिनेंट बनता है ना? तो यहाँ पे आप समझिए कि हाँ, ऐसे समझ लो, ठीक है? ये जो पार्ट जो है, प्लेन वाला एरिया था, जब ये पूरी तरीका से ये टकराया, ये दोनों लैंड टकराया ऐसे, यहाँ पे क्या हुए, पूरी तरीके से पहाड़ बना और ये जो लैंड था पूरी तरीका से खाली था। ऐसा समझ लो ये वाला जो पार्ट था, ये खाली था। ये भर करके और एलुवल सॉइल बना। किस चीज़ से? तो समझ लीजिए, फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, यानी कि बिग रिवर, BIG।
ब्रह्मपुत्र, इंडस और गंगा। ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र, इंडस और गंगा की जो नदी है वो क्या है ना कि आपको माउंटेन से निकलती है ना? तो अब वो माउंटेन से क्या करती है यहाँ पे अपने साथ में बहुत सारा पत्थर को वहां से पानी का धारा प्रवाह क्या करती है, तोड़ते ताड़ते पहाड़ को लेकर के आती है। जैसे जैसे नीचे की ओर आता है एकदम से वाटर के एकदम फोर्सेस से ये टूटते सैंड सिल्ट क्ले जो धीरे 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 आकर के वो यहाँ पे डिपोजिशनल वर्क होना शुरू हो जाता है। डिपोजिशन वर्क करते करते यहाँ पे पूरी तरीका से ये वाला जो पार्ट है प्लेन एरिया बना। तो एलुवल सॉइल का यहाँ पे पूरी तरीका से एलुवल सॉइल है। एलुवल सॉइल का निर्माण ही हुआ 3 नदियों के से, एक ब्रह्मपुत्र, इंडस और गंगा के डिपोजिशनल वर्क से बना। उसके पानी के साथ अपने साथ बहा हुआ करके लाया सैंड सिल्ट क्ले को और यहाँ पे डिपोजिट्स करते चले गए और ये 3 नदियों से फॉर्मेशन हुआ है एलुवल सॉइल का। इसमें कंटेन होते हैं सैंड सिल्ट क्ले को अपने साथ में लाया, डिपोजिट्स कर दिया। तो यहाँ पे कह रहा है कि सॉइल पार्टिकल्स आर बिग इन साइज नियर द रिवर वैली। आप रिवर वैली में देख लो, इसके जो रिवर वैली वाला जो पार्ट होता है आपका नदियों के बगल वाला, मतलब नदी के जो दोनों साइड में जो देखते हैं उसको वैली वाला पार्ट बोलते हैं। इवन इधर पहाड़ और बीच में नदी और इस दोनों के साइड में जो डिपोजिशनल वर्क होते हैं, ऐसे समझ लो। पहाड़ वाला जो बीच वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे ये नदी है और इस दोनों साइड में जो जमीनी एकदम से धारा जो होता है, एकदम से स्थल कह सकते हो इसके अंदर में। तो वहां पे जो सॉइल जो मिलते हैं वो कोर्स होते हैं। कोर्स का मतलब होता है कि मोटा वाला जो सैंड सील्ट क्ले होगा वो अपर रीजन में आपको रिवर वैली वाले क्षेत्र में थिक और रफ देखने को मिलेगा, मोटा और रफ। ऐसे सॉइल पिडमोंट प्लेन में भी देखने को मिलता है। सच सॉइल आर फाउंड इन पिडमोंट प्लेन। अब ये पिडमोंट प्लेन क्या है आपको समझाते हैं। पिडमोंट प्लेन जो होता है जस्ट आपके माउंटेन के फुटहिल्स वाले पार्ट में, और ये 3 पार्ट में बदल जाते हैं, एक चोस, द्वार्स और तेराई। चोर्स, द्वार्स और तेराई। ये पिडमोंट वाला जो पार्ट होता है ये आपका मिलता है जस्ट शिवालिक के आउटर हिमालय के जस्ट फुटहिल्स वाला पार्ट में। अब आउटर हिमालय किसको बोलते हैं? जैसे माउंटेन के 3 रेंजेस में हमने बांट दिया हाइट के हिसाब से। सबसे ऊपर वाले पार्ट को हिमाद्री, बीच वाले को हिमाचल और सबसे नीचे वाले को शिवालिक। शिवालिक को हम लोग आउटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। आउटर हिमालय मतलब कि जिसको हम लोग नजदीक से देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि बाहर वाला पार्ट उधर साइड वाला, जिसको हम लोग नजदीक से देख सकते हैं तो इसको आउटर हिमालय या फिर आप बोल लो शिवालिक वाला पार्ट। शिवालिक से जो नीचे वाले पार्ट में आ जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर ये माउंटेन है तो उसका जो माउंटेन जहां से खत्म होता है, मान लो यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये वाला जो पार्ट सब आ जाता है, फुट हिल्स के नीचे वाला जो पार्ट आता है इसी को हम लोग पिडमोंट प्लेन बोलते हैं। अब ये पिडमोंट प्लेन्स आपको 3 भाग में बट जाते हैं, एक तो चौस, द्वार्स और तेराई। चौर्स पार्ट का भी नाम दे देते हैं और ये एक सीजनल रिवर भी है। क्या है ये? सीजनल रिवर भी है। मेनली ये अभी हमने बताया कि शिवालिक वाले रेंजेस में, शिवालिक रेंजेस किसको बोलते हैं? जस्ट ये वाला जो हाइट के हिसाब से हमने माउंटेन को बांटा, शिवालिक, उसके बाद हिमाचल और उसके बाद हिमाद्री। तो ये शिवालिक जो है उसके जस्ट आप लोग अगर देखो तो फुटहिल्स वाले पार्ट में, फुटहिल्स का मतलब होता है नीचे वाला पार्ट में, और नीचे वाला पार्ट जो है शिवालिक रेंजेस का पंजाब और हिमाचल वाला जो पार्ट है उस वाले पार्ट में आप देख लीजिए तो जो फॉरेस्ट वगैरह जो यहाँ पे नहीं होते हैं, ये क्यों नहीं होते हैं? इन्हीं सारे रीजन के वजह से नहीं होते हैं। अब इस वाले रीजन में क्या होता है कि पूरी तरीके से पानी आ रहा है। अब पानी के आने की वजह से यहाँ के जो मिट्टी होते हैं वो इरोड होते चले जाते हैं। इरोड होने की वजह से यहाँ पे फॉरेस्ट बसता ही नहीं है, कोई भी वेजिटेशन वगैरह ये सारी चीजें नहीं होती है। किस चीज से नहीं होता है? सीजनल रिवर की वजह से। एक तो सीजनल रिवर के स्ट्रीम्स जो पानी जो आ रहा है वो क्या करता है अपने साथ में जो मिट्टी वगैरह है उसको बहा करके ले जाता है। तो ये चौस वाला एरिया बोलते हैं, चौस एकदम स्ट्रीम को भी बोलते हैं, रिवर को भी बोलते हैं, जो सीजनल वाटर जो होता है। इसके अलावा देखिए तो द्वार्स वाला पार्ट, द्वार्स वाला पार्ट क्या होता है? इसके बाद वाला पार्ट, मतलब अगर ये वाला पार्ट हम चौस वाला मान लें तो इसके बाद वाला पार्ट जो आता है द्वार्स वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ईस्टर्न और नदर्न ईस्टर्न ऑफ इंडिया है, मतलब ईस्टर्न वाला पार्ट कौन हो गया? जैसे अगर हम ऐसे मान ले कि ऊपर वाला पार्ट और नदर्न ईस्टर्न वाला पार्ट हो गया आप ये ईस्ट वाला पार्ट। जो भूटान साइड वाला ना, भूटान के बगल वाला जो भी आप एरिया देखते हो उसको हम लोग द्वार्स वाले एरिया में बोलते हैं, जहाँ पे फ्लड वगैरह आपको कॉमन देखने को मिलता है। इसके लास्ट में अगर आप देखो तो तेराई वाला क्षेत्र है, मतलब लास्ट हम नहीं बोल रहे, इसके बाद आपने पहले क्या देखा? चौस वाला एरिया, उसके बाद आपने क्या देखा? द्वार्स वाला एरिया। अब लास्ट जो एरिया बचता है तेराई वाला एरिया, ये आपको ऐसे बोल सकते हैं फर्टाइल लैंड ज्यादा माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे मार्सी एरिया है, सम डिस्टेंस ऑफ द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय। हिमालय के फुटहिल्स में कुछ डिस्टेंस पे जाकर के, कुछ डिस्टेंस जब हमने बोला तो आप समझ गए होंगे कि चौस और द्वार्स वाला एरिया छोड़ करके।
अब उस एरिया में ये एरिया जो है दलदल भी माना जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे खेती भी कर सकते हैं, कल्टीवेशन कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छा लैंड माना जाता है तेराई वाला क्षेत्र जो है। अब है यहाँ पे पिडमोन्ट प्लेन के बारे में आपने समझा। पिडमोन्ट प्लेन के अलावा यहाँ पे ये समझ लीजिए कि आपने क्या पढ़ा कि एलुवल सॉइल का फॉर्मेशन हुआ बिग रिवर से, ब्रह्मपुत्र, इंडस और गंगा। कंटेन क्या होता है अपने साथ में बहा करके लाया, सैंड सिल्ट एसएससी याद रखेंगे। इसके अलावा सॉइल पार्टिकल जो है बिग होता है रिवर वैली में, और थिक और रफ देखने को मिलता है अपर वैली में। इसी को पिडमोन्ट प्लेन में ये सारी इस तरह के जो सॉइल होते हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए एजेस के हिसाब से एलुवल सॉइल को हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, एक भांगर में और एक खादर में। और यहाँ पे भांगर और खादर क्या होता है, तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं भांगर और खादर को, जैसे भंगार बोलते हैं ना, घर में कुछ ऐसा सामान होता है जिसको हम लोग फेंक देते हैं बाहर, उस वैसे याद कर सकते हैं। भांगर मतलब भंगार वाला, ऐसे ही इसलिए हमने बोला ताकि आपको ये याद रखे कि भांगार मतलब हो गया कि वो मिट्टी जो ओल्ड एलुवल सॉइल है। देखो सॉइल को हमने एलुवल सॉइल को दो पार्ट में बांट दिया, एक भांगर और एक खादर। अब भांगर मतलब जब हमने भंगार का नाम दे दिया तो भांगर से याद रख लो कि ऐसे मिट्टी जो कम फर्टाइल है, और कम फर्टाइल है, और ऐसे मिट्टी जो ज्यादा फर्टाइल है, एक लेस फर्टाइल एक मोर फर्टाइल होगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से देखो, भांगर और खादर। भांगर में क्या कह रहा है कि भांगर जो होता है ओल्ड एलुवल सॉइल होता है, इसमें कंटेन जो होते हैं कॉन्कर नोडल्स, जो कैल्शियम डिपॉजिट्स जो होता है वो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये लेस फर्टाइल रहता है, नॉट मच सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए उतना सुटेबल नहीं होता है भांगर वाला लैंड, जो एलुवल का ही पार्ट है, ठीक है। दूसरा पार्ट जो है खादर। खादर क्या होता है, ये न्यू एलुवल सॉइल है। इसमें क्या होता है, जो कंकर नोड्यूल्स का जो मात्रा होता है वो नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, उतना ज्यादा नहीं होता है, इसीलिए हम इसको फर्टाइल लैंड बोलते हैं, और ये कल्टीवेशन के लिए सुटेबल भी होता है। तो आपने भांगर और खादर में इसको दोनों में जो डिफरेंस होता है इसको भी समझ करके रखेंगे। इसके अलावा दे रखा है कि इसमें जो मिनरल्स कंटेंट होते हैं जैसे पोटास, फास्फोरिक एसिड और लाइम, ये सारी चीजें जो मिनरल कंटेंट जो है इसमें पाए जाते हैं, तो इसको याद रखना है, ठीक है। यानी कि पीपीएल, पोटास, फास्फोरिक एसिड और लाइम इसमें एलुवल सॉइल में देखने को मिलता है। इसके अलावा ये कौन से रीजन में एलुवल सॉइल जो है पाए जाते हैं, किस रीजन में, किस क्षेत्र में, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे, यहाँ समझ लीजिए कि किस रीजन में ये जो हमारा एलुवल सॉइल है। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है कि ये तो बिग रिवर से फॉर्मेशन हुआ। इसके अलावा कह रहा है कि पार्ट्स ऑफ राजस्थान और गुजरात, जो राजस्थान के कुछ पार्ट्स में, पूरे पार्ट में नहीं, पूरे पार्ट में तो और भाई पार्ट में देखते बलुई वाला इलाका है, रेतीला मिट्टी है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, देखो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट पूरी तरीका से पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात वाला, ये राजस्थान वाला पार्ट है, ये गुजरात वाला पार्ट है। इस वाले पार्ट में आपको एलुवल सॉइल देखने को मिलता है। इसके अलावा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पार्टिकुलरली इन द डेल्टा ऑफ द महानदी। अब ये वाला जो पार्ट है ये वाला तो है ही, क्या कह रहा है, ये नदर्न प्लेन जो आपका नॉर्थ में है, ये वाला पूरा पार्ट में तो है ना। इसमें पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन, यहाँ पे हमको लगा छूट गया है ना। तो नदर्न प्लेन आपको याद रखना है कि नदर्न प्लेन ये वाला जो पूरा पार्ट है। इसके अलावा कह रहा है कि ईस्ट जो कोस्टल एरिया है, यहाँ पे जब अपने साथ में पानी लाया है, जो सबसे लास्ट जहाँ पे सेडिमेंट वगैरह जो सॉइल जो डिपॉजिट्स करता है, यहाँ पे डिपॉजिट करके उसके बाद ओशन से पानी वाटर जो मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो कोस्टल लाइन है, इस कोस्टल लाइन पे भी आपको एलुवल सॉइल देखने को मिलता है। इसके अलावा कह रहा है महानदी गोदावरी का ये डेल्टा वगैरह है, ठीक है। ये वाला पूरा पार्ट, नॉर्थ वाला पूरा पार्ट, इस वाले पार्ट में ये वाला पूरा आपका कोस्टल वाला एरिया हो गया। तो इन सारे पार्ट्स में आपको कौन से मिट्टी देखने को मिलता है, कौन से सॉइल, एलुवल सॉइल, इसको दिमाग में रखना है। इसके अलावा जो है सेकेंड जो है ब्लैक सॉइल, ठीक है। अब ब्लैक सॉइल को ही हम लोग रेगुर सॉइल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रेगुर सॉइल के नाम से जानते हैं। इसलिए दिमाग में रखना कि ब्लैक सॉइल को ही हम लोग रेगुर रेगुर सॉइल को ही ब्लैक सॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे फॉर्मेशन हुआ है, ये फॉर्मेशन हुआ है क्लाइमेटिक कंडीशन अलोंग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। क्लाइमेटिक कंडीशन तो है ही, इसके अलावा अलावा पेरेंट रॉक भी डिपेंड करता है कि ब्लैक सॉइल के लिए, कि ब्लैक सॉइल निर्माण कैसे हुआ है। निर्माण हुआ है ये ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ इग्नियस रॉक एंड आल्सो फॉर्म आफ्टर लावा बिकम कूल एंड सॉलिड। देखो वोल्केनो इरप्शन हुआ। अब इस वाले पार्ट में ऐसे समझ लो, देखो ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे प्लेट्यू वाले रीजन में वोल्केनो इरप्शन हुआ, ठीक है। वोल्केनो इरप्शन हुआ यहाँ पे। अब वोल्केनो इरप्शन के मदद से होता क्या है कि यहाँ पे
जो नीचे से जो पहले अंदर से जो निकलता है ऊपर की ओर, वो लावा रहता है, अंदर और भी अंदर रहता है तो मैग्मा रहता है, फिर लावा निकला और जैसे-जैसे वो धरती पे क्योंकि अंदर पूरा एकदम से हॉट है, गर्मी है, लेकिन जैसे-जैसे ऊपर आता है, ऊपर तो टेम्परेचर स्टेबल है ना, तो ऊपर टेम्परेचर स्टेबल होने की वजह से जब ऊपर आता है, तो वो कूल डाउन हो जाता है, अंदर से पूरा पिघला हुआ निकलता है। ऊपर जैसे-जैसे आता है कि ऊपर टेम्परेचर स्टेबल है, तो ऊपर आकर के कूल डाउन होकर के वो रॉक में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि वो जला रहता है पूरी तरीका से, और तो जला काला-काला दिखेगा ही। तो इसके अलावा इग्निशियस रॉक जब ऊपर आया, स्टेबल हो गया और वो परिवर्तन हो गया इग्निशियस रॉक में। इग्निशियस रॉक में परिवर्तन हो गया और वही बाद में जाकर के मेटामॉर्फिक रॉक बनता है और उसमें बहुत सारे ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन बारिश अ, गर्मी धूप ये सारी चीजें लगे और उसकी ब्रेकिंग डाउन से विदर्ड होने से इस रॉक का इस सॉइल का निर्माण हुआ है। सॉइल के पहले रॉक कैसे बना, पेरेंट रॉक अंदर से वो वोल्केनो इरप्शन से निकला लावा, लावा जब ऊपर आया धरती पे तो इस ऊपर का जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन कर दिया, उसको स्टेबल हो गया, पत्थर बन गया। कौन सा पत्थर बन गया? इग्निशियस रॉक। कुछ दिन और रहेगा मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा, जैसे-जैसे हार्ड बनता चला गया, उस पे बारिश, ये सारी चीज़ें टेम्परेचर, गर्मी, ठंडा, ये सारी चीज़ें लगी। तो क्लाइमेटिक कंडीशन ये सारी चीज़ों से क्या हुआ? विदर्ड हुआ, टूटा और टूटने से ये क्या बना? ब्लैक सॉइल का निर्माण हुआ। ठीक है? तो ये चीज़ आपने समझा। तो ब्लैक सॉइल के निर्माण में जो पेरेंट रॉक होता है, वो बहुत एकदम से निर्भर करता है, डिपेंड करता है। अब कह रहा है कि इसका जो फीचर क्या है, ये एक क्ले मटेरियल के रूप में आपको देखने को मिलता है। क्ले मटेरियल मेड ऑफ द एक्सट्रीमली फाइन एंड क्ले मटेरियल के रूप में इसमें जो मॉइस्चर कैपेसिटी है ना, पानी होल्डिंग करने का इस मिट्टी में, वो बहुत ही अच्छा है। गुड मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, अच्छे से पानी को सोख लेता है। इवन कह रहा है कि ये इसमें जो मिनरल कंटेंट जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, मैग्नीशियम होता है, पोटास होता है, लाइम होता है, ये सारी चीज़ें इसमें पाए जाते हैं। लेकिन फास्फोरिक कंटेंट में ये पुअर होता है। तो आपको याद रखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम के लिए ये रिच होता है इसमें, और लेकिन फास्फोरिक कंटेंट नहीं होते हैं। इसके अलावा आप देखें तो हॉट वेदर सीजन में इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और क्रैक्स डेवलप होने के जस्ट बाद अगर आप इसमें पूरी तरीका से कल्टीवेशन नहीं करते हो, जैसे क्या होता है कि गर्मी के सीजन में पूरी तरीका से एकदम क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, तो आप बहुत दिनों तक छोड़ दोगे तो आप कल्टीवेशन इसमें नहीं कर सकते, तो इसलिए जल्द ही उसमें डेवलप होने के बाद आप उसको कल्टीवेशन करवा देते हो। आप उसको प्लॉट करवा देते हो, उसमें कुछ लगा दिया, नहीं तो क्या होते हैं कि वो पूरी तरीका से अनकल्टिवेटेड लैंड बन जाते हैं। तो ड्यूरिंग हॉट वेदर सीजन क्रैक्स डेवलप इन दिस सॉइल एंड बिकम्स स्टिकी व्हेन दे आर वेट, और जब ये पूरी तरीका से इसमें वाटर कैपेसिटी रहता है तो ये स्टिकी हो जाता है, चिपचिपा टाइप में। जैसे कभी-कभी आप जब स्लीपर पहन करके निकलते हो, मिट्टी पे लग जाता है तो मिट्टी लेकर के होल्ड कर लेते हो ना ऐसे, वो ऐसा कुछ हो जाता है। इसीलिए कह रहा है कि बिकम स्टिकी व्हेन दे आर वेट। इसके अलावा किस रीजन्स में ये आपको मोस्टली देखने को मिलता है ऐसे सॉइल? तो दे कवर द प्लेटी ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये वाला जो पार्ट होता है ना? मैप देख लो यहाँ पे, ठीक है? ये वाला जो पार्ट होता है मध्य प्रदेश, है ना? ये वाला मालवा प्लेट्यू वगैरह, ये जितने भी प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, इन सारे पार्ट्स में आपको सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाला पार्ट में, पूरा प्लेट्यू वाले पार्ट में ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है। एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, क्या कह रहा है? एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग विद द गोदावरी एंड कृष्णा वैली। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब क्या कह रहा है कि अगर आप ध्यान से समझो तो इसके अलावा ये चीज एक्सटेंड करती है इसके तरफ में, अलोंग विद द इधर साइड में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी। ठीक है, तो ये इतने जगहों पर पूरी तरीका से कौन से आपको सॉइल देखने को मिलता है? तो ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है। यहाँ पे याद रखना, एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ में, ईस्ट डायरेक्शन में गोदावरी और कृष्णा का जो वैली है, गोदावरी और कृष्णा नदी का जो वैली है, वहां पे भी आपको ये ब्लैक सॉइल यानी कि रेगुर सॉइल देखने को मिलता है। ठीक है, ये पूरी तरीका से ब्लैक सॉइल है, ये दिमाग में रखना है, ये ब्लैक सॉइल है। ठीक है, यहाँ पे अब है रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल, रेड और येलो का क्या मतलब है ये भी समझ लो कि रेड एंड येलो सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो क्रिस्टलिन इग्निशियस रॉक के मदद से होता है, और जहाँ पे क्या कह रहा है कि इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल होगा, यहाँ पे फ्लो नहीं होगा। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखना, जहाँ पे कम बारिश होता है वहां पे ऐसे मिट्टी देखने को मिलता है, रेड एंड येलो सॉइल। क्रिस्टलिन इग्निशियस रॉक से ही बना हुआ है, जहाँ पे कम बारिश होता है वहां पे आपको रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या कह रहा है कि ये इसका जो कलर जो है रेडिश कलर इसलिए होता है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन
क्रिस्टलीन एंड मेटामॉर्फिक रॉक में, इग्निशियस रॉक में जब आयरन डिफ्यूज हो जाता है, मिल जाता है, घुल मिलना पूरी तरीके से, उसको हम लोग बोलते हैं जब ये आयरन का जो मात्रा होता है उसमें जब डिफ्यूज हो जाता है, मिल जाता है, तब बनता है आपको रेड एंड येलो सॉइल बनता है। लेकिन येलो तब दिखता है जब पूरी तरीके से इसमें थोड़ा-सा पानी मिल जाता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाता है, तब ये येलो दिखता है। पहले जब आयरन डिफ्यूज होता है, पानी नहीं जाता, तो रेडिश कलर में आपको दिखने को मिलेगा। येलो तब दिखेगा जब इसमें हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा, जब इसमें थोड़ा-सा पानी का फॉर्म, पूरा पानी मिल जाता है, तो ये रेड से येलो आपको देखने को मिलता है। तो इस बात को दिमाग में रखना है कि क्रिस्टलीन इग्निशियस रॉक से बना हुआ है, जहाँ पे लो रेनफॉल है। इसका बना कैसे है, तो आयरन को डिफ्यूज होने से बना हुआ है, रेड कलर दिखता है, लेकिन जब येलो तब दिखता है जब हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है। किस रीजन में पाया जाता है, तो इस बात को दिमाग में रखना है। यहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल जो है, ईस्टर्न और सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू का जो आपका साउथ वाला जो पार्ट है, ये हमारा, ये नॉर्थ वाला पार्ट हो गया, ये साउथ वाला पार्ट हो गया। तो नॉर्थ में नहीं, साउथ में किसके, ब्लैक सॉइल का, या फिर आप डेक्कन प्लेट्यू कह सकते हैं। तो डेक्कन प्लेट्यू के जो साउथ में आप देख रहे हो, ये अ, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये पूरी तरीका से रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलता है। इवन ओडिशा, छत्तीसगढ़, ये वाला जो पार्ट हो गया आपका, ओडिशा छत्तीसगढ़ वाला जो पार्ट हो गया, सदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन, मिडिल मिडिल गंगा प्लेन, ये वाला पार्ट हो गया। इवन कोस्टल प्लेन से जुड़ा हुआ जो पार्ट है, अलोंग विद द पिडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। पिडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट का मतलब क्या है, आपका इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। अब ये जो हमारा क्या है कि ये वेस्टर्न आपका, वेस्ट का कोस्टल एरिया हो गया। कोस्टल एरिया किसको बोलते हैं, जो पानी से घिरा हो, पानी से एकदम से घिरा हो। अब इस वाले पार्ट में अगर आप देख सकते हैं, तो यहाँ वाले, इस वाले पार्ट में, इस घाट्स में, घाट बोलते हैं कोस्टल एरिया वाले पार्ट का, जो जमीन होता है बगल का, लैंड जो होता है, उसको हम लोग घाट बोलते हैं। तो ये पिडमोंट जोन इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पे भी तो प्लेट्यू है। प्लेट्यू ही तो छोटा आपको पार्ट है, माउंटेन का छोटा पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्लेट्यू बोलते हैं। तो प्लेट्यू वाला जो पार्ट है, उसके पिडमोंट वाला जोन, तो पिडमोंट जोन इधर भी होगा, माउंटेन माउंटेन सब यहाँ पे नियर। तो इस वाले पार्ट में भी आपको रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलता है, पिडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट, ठीक है, वो वाला पार्ट वेस्टर्न घाट है। अब जो रेड एंड येलो सॉइल के बाद लेटराइट सॉइल है। लेटराइट सॉइल जो है, आपको कैल्शियम नट्स के लिए बहुत ही आपको सुटेबल सॉइल बोल सकते हो। फॉर्मेशन कैसे होता है, तो डेवलप्स अंडर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। अच्छा ये समझिए, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया किसको बोलते हैं। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये पूरा हम ऐसे समझ ले अर्थ है। ये वाला जो एरिया क्या है, हमारा इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर के नीचे क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये वाला जो पार्ट क्या है हमारा, ट्रॉपिक ऑफ, ट्रॉपिकल एरिया है। और समवेयर यही लाई करता है हमारा इंडिया। तो इंडिया का जो पूरी तरीका से आप वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो हाफ डिवाइड करता है। तो ये वाला जो एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया है। और ऊपर वाला इंडिया के जस्ट ऐसे रुक जाओ, यहाँ देखिए ध्यान से, इंडिया जो है, ये वाला जो पार्ट, अब ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हाफ डिवाइड कर दिया इसको। तो ये वाला जो पार्ट क्या है, ट्रॉपिकल एरिया में आ गया। और ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, सब ट्रॉपिकल एरिया। सब ट्रॉपिकल किसको बोलते हैं, जैसे धूप जहां पे पड़ रहा है, ट्रॉपिकल एरिया। उसके ऊपर ऐसा नहीं कि धूप एकदम से खत्म हो जाएगा, तो उसको हम लोग सब ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में ऐसे जगहों पर ये डेवलप होता है। कौन सा, लेटराइट सॉइल। कैसे, क्लाइमेटिक विद द अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। यहाँ पे दोनों सीजन देखने को मिलता है, वेट और ड्राई सीजन दोनों देखने को मिलता है। ऐसे जगहों पर लेटराइट सॉइल का निर्माण होता है। फॉर्म ड्यू टू लीचिंग प्रोसेस। अब लीचिंग प्रोसेस क्या होता है, ऐसे समझो, देखो लीचिंग प्रोसेस क्या होता है। मान लो कि ये सॉइल है, ठीक है, ये पूरी तरीका से लैंड है। लैंड का क्या होगा, ये पेरेंट रॉक होगा। पेरेंट रॉक से ऊपर विदर्ड रॉक होगा, जिसको सबस्ट्रेटम बोलते हैं। सबस्ट्रेटम से ये वाला पार्ट सबस्ट्रेटम होगा। सबस्ट्रेटम से ऊपर क्या होगा, सैंड सील्ट क्ले होगा। और उसके ऊपर अपर लेयर होगा। जब पानी से जो ऊपर वाला लेयर है, वो क्या हो, एकदम से इरोड हो जाए, बह जाए, पानी आया एकदम से फ्लो में, और इसको इरोड करते हुए कहीं नीचे वाले पार्ट में जब डिपॉजिट कर देता है, रख देता है, नीचे वाले एरिया में, स्लोप वाले एरिया में ला करके डिपॉजिट कर देता है। और ऐसे एरिया को हम लोग लेटराइट सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटराइट सॉइल बोलते हैं। ठीक है। तो जब ऊपर वाले पार्ट का जो मिनरल कंटेंट वाला जो पार्ट होता है, उसको एकदम से बहा करके लाए और नीचे वाले पार्ट में एकदम से डिपोजिशनल वर्क कर दे, ऐसे इस प्रोसेस को हम लोग लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं। और लीचिंग प्रोसेस से ही बना हुआ है लेटराइट सॉइल। ठीक है। इसके जो फीचर्स है, क्या बोल रहा है कि लेटराइट सॉइल आर एसिडिक इन नेचर होता है। पीएच इसका देख लो 6, साइंस में पढ़ते हो, ठीक है, पीएच वैल्यू। तो ये नेचर आपका इसका देख लो 6 होता है, एसिडिक इन नेचर होता है।
जनरली डिफिशिएंट इन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स में आपको ये सारी चीजें कमी देखने को मिलता है, ठीक है। सपोर्ट डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। ह्यूमस बट पुअर इन ह्यूमस, इसमें क्या कह रहा है, डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है यहाँ पे लेटराइट सॉइल में, बट पुअर इन ह्यूमस होता है, ह्यूमस में कमी होती है यहाँ पे। गुड फॉर ग्रोइंग टी कॉफी, टी और कॉफी के लिए फेमस होता है आपको कर्नाटक वाले पार्ट में। इसके अलावा देख लीजिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, इन सभी जगहों पर कैसी नट्स ज्यादातर यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। इसके जो क्रॉप्स है लेटराइट सॉइल के, कि कहाँ पे कौन सी चीज कौन पार्ट में क्या ग्रो किए जाते हैं। टी और कॉफी हो गया तमिलनाडु, यहाँ पे तमिलनाडु वाले पार्ट, आंध्र प्रदेश में, केरला में आप देख लीजिए कैसी नट्स ग्रो किए जाते हैं। कौन से रीजन में ये पाया जाता है, कौन से रीजन में ऐसे मिट्टी आपको देखने को मिलते हैं, तो ध्यान में रखना है। ये इसका रीजन जो है समझ लीजिए कि सदर्न स्टेट, वेस्टर्न घाट, सदर्न स्टेट, एक तो यहाँ पे देख लीजिए लेटराइट सॉइल जो है, ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये वाला जो पार्ट है लेटराइट सॉइल है, ठीक है। लेटराइट सॉइल वाला जो पार्ट है, आप अगर ध्यान से देखिए तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, या फिर ये वाला जो इसको हम लोग दूसरे कलर से कर लेते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, फिर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये थोड़ा सा इधर भी सेवन सिस्टर में, तो ये सब जो पार्ट आप देख रहे हो, ये क्या है, लिटराइट सॉइल है। यानी कि सदर्न स्टेट, वेस्टर्न घाट सदर्न स्टेट में, साउथ वाले स्टेट्स में वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट इधर वाले पार्ट में, रीजन ऑफ महाराष्ट्र में, ओडिशा में, सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में भी आपने देखा सेवन सिस्टर घाट, रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा और सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसे मैप में अगर देखें तो यहाँ पे ये क्या है, लेटराइट सॉइल है। लेटराइट सॉइल यहाँ पे आपको वेस्ट में देखने को मिलता है। उसके बाद आपको ये भी बोला गया है कि यहाँ पे सदर्न स्टेट्स में देखने को मिलता है। सदर्न स्टेट्स हो गया ये, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये ऑलरेडी ब्लू है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सदर्न वाला स्टेट्स में जो देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे है। इसके अलावा क्या कह रहा है कि वेस्टर्न रीजन ऑफ महाराष्ट्र, वेस्टर्न रीजन ऑफ महाराष्ट्र ये वाला पार्ट हो गया। इसके अलावा कह रहा है कि ओडिशा, सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नदर्न ईस्ट रीजन्स वाले पार्ट में, सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल यहाँ पे है। उसके बाद आपको ईस्ट वाले पार्ट में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बेसिकली लेटराइट सॉइल जो है फाउंड होते हैं, मिलते हैं। अब है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल, एरिड का मतलब ही होता है ड्राई, एरिड का मतलब होता है ड्राई, मतलब होता है सूखा। और एरिड एरिड सॉइल जो है वो बेसिक रूप से आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है जहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो अधिक होता है, गर्म वाला इलाका, और वहाँ पे जहाँ पे लेस रेनफॉल होता है, मतलब बारिश जो है वो बहुत कम होता है, ऐसे जगहों पर हमको एरिड सॉइल देखने को मिलता है। एरिड सॉइल में कह रहा है कि ये रेड टू ब्राउन कलर में देखने को मिलेगा, सैंडी इन टेक्सचर, बनावटी में रेतीला देखने को मिलता है, साल्टी इन नेचर, इसमें सलाइन भी आपको देखने को मिलेगा। क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे पार्ट्स में, एरिड सॉइल वाले पार्ट में, यहाँ पे इनके जो कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन साल्ट इज टेकन आउट बाई, मतलब बहुत जगहों पे ऐसा होता है जो सैलिनिटी होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, तो वहाँ पे नमक भी बनाने का काम करते हैं, वहाँ पे नमक भी निकलता है। ह्यूमस जो होता है लैक होता है, मॉइस्चर भी, पानी की कमी रहती है, ऐसे जगहों पर ये पाया जाता है। इन द लोअर पार्ट ऑफ द होराइजन ऑफ द सॉइल लेयर कंकर नोडल्स आर फाउंड, इसके लोअर पार्ट में आपको कंकर नोडल्स थोड़े से देखने को मिलता है। कहाँ पे ये बेसिकली देखने को मिलता है, पार्ट्स ऑफ हरियाणा में। पार्ट्स ऑफ हरियाणा कह रहा है, मतलब पूरे हरियाणा में नहीं, पार्ट्स ऑफ कुछ हरियाणा के पार्ट्स में। इसके अलावा राजस्थान वाले पार्ट में भी, वेस्ट वाले पार्ट में, अगर आप यहाँ से देखें मैप में तो राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में, पार्ट्स ऑफ हरियाणा में। इसके अलावा कह रहा है कि रन ऑफ कच्छ जो है, यहाँ पे रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, गुजरात के रन ऑफ कच्छ वाले पार्ट में। तो इन जगहों पर मेनली आपको एरिड सॉइल देखने को मिलता है। अब अगला जो है वो है आपका फॉरेस्ट सॉइल, और ये लास्ट है। तो फॉरेस्ट सॉइल आपको कहाँ पे जनरली देखने को मिलता है, तो ये जनरली आपको माउंटेनियस रीजन जो होता है, एक पहाड़ वाला जो इलाका है वहां पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको नॉर्थ में, सिक्किम वाले साइड में, फिर सिक्किम से आगे बढ़ोगे तो ये अरुणाचल प्रदेश के, तो जहाँ पे भी माउंटेन वाला रीजन है उसमें माउंटेनियस रीजन में आपको फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलता है। माउंटेन सॉइल के नाम से भी कभी कभी हम लोग जानते हैं। इसके अलावा जो इसका टेक्सचर होता है वो लोमी होता है, चिपचिपा जो होता है, और सिल्टी इन वैली, वैली वाला, वैली मतलब क्या हुआ कि दो पहाड़ों के बीच वाला जो पार्ट होता है, इस वो दो पहाड़ों के बीच वाले पार्ट में कह रहा है कि वैली साइड में आपको कोर्स ग्रेन्ड इन अप देखने को मिलता है। मतलब
वैली वाले पार्ट में आपको लोमी और सिल्टी देखने को मिलता है, वहीं अपर स्लोप वाले, इस वाले के अपर स्लोप वाले जो पार्ट है, वहां पे आपको कोर्स ग्रेन देखने को मिलता है, थोड़ा सा मोटे मोटे। दिस सॉइल एक्सपीरियंस इरोजन इन द स्नो कवर्ड एरिया ऑफ द हिमालय। हिमालय माउंटेनियस रीजन में जहाँ पे पूरी तरीका से स्नो कवर्ड होता है, उस वाले पार्ट में ज्यादातर ऐसे मिट्टी आपको इरोड होते हुए दिखते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्नो। दे आर एसिडिक, एसिडिक इन नेचर होता है, लो ह्यूमस होता है कंटेंट इसमें। इसके अलावा ये जो सॉइल होते हैं, दिस सॉइल फर्टाइल तो होता है, लेकिन वैसे पार्ट में जैसे रिवर टेरिस हो गया, एलुवल फैंस हो गया। रिवर टेरिस, ये एलुवल फैंस क्या होता है, जैसे ये माउंटेनियस रीजन से क्या होता है कि ये जो आपका पूरी तरीका से नदियों से बह करके जो ये मिट्टी जो है नीचे की ओर जब आता है, तो आपको दिखेगा ये पूरी तरीका से पहाड़ों वाले क्षेत्र में ऐसे बना देता है कुछ, रिवर वाले पार्ट में इस प्रकार से कट करके, मान लो कि यहाँ से रिवर निकल रहा है और इधर साइड में और ये दोनों साइड में, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, अपर स्लोप जिसे बोलते हैं, यहाँ पे पूरी तरीका से मिट्टी डिपॉजिट हो जाता है, तो ये वाला पार्ट आपको फर्टाइल देखने को मिलता है। एलुवल फैंस क्या होता है, अब ये जब मिट्टी डिपॉजिट करती है ना, कहीं कहीं पे पूरी तरीका से मिट्टी डिपॉजिट करके फैन की तरह बन जाता है, इस तरीके से मिट्टी डिपॉजिट हो जाता है, फैन की तरह से दिखता है, इसको एलुवल फैंस बोलता है। और ये जो मिट्टी होता है यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। और ये मेनली आपको हमने बता दिया कि हिली और माउंटेनियस एरिया जो होता है, उसी रीजन में आपको देखने को मिलता है। माउंटेन रीजन में बेसिक रूप से पूरा वैली वाला क्षेत्र में, हिली उसके जस्ट नीचे फुटहिल्स वाला जो एरिया होता है, उस वाले एरिया में, ज्यादा ही नहीं नीचे, उसमें आपको एलुवल फिल सॉइल देखने को मिलता है। तो इस बात को दिमाग में रखेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो अब है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन होता क्या है? तो इरोजन का मतलब होता है बेसिकली डेनेंडेशन। डेनेंडेशन का मतलब होता है रिमूवल, हट जाना। ठीक है, तो सॉइल का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, वही आपका, उसमें बेसिक रूप से मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल फर्टाइल होता है। अगर वही पार्ट जो सबसे ऊपर वाला अपर लेयर होता है, वही क्या हो जाए, साफ हो जाए, रिमूव हो जाए, द डेनेंडेशन और रिमूवल ऑफ द सॉइल कवर, जो ऊपर सबसे ऊपर वाला परत होता है, कवर वही क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन, उसी को हम लोग सॉइल इरोजन बोलते हैं। सॉइल इरोजन किसको बोलते हैं? सबसे ऊपर वाला अपर लेयर वो क्या हो जाए कि पूरी तरीका से इरोड हो जाए, बह जाए, जिसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होते हैं, जो फर्टाइल जिसे बोलते हैं, वो बह जाए, तो उसी को हम लोग सॉइल इरोजन बोलते हैं। अब ये जो सॉइल इरोजन है, ये दो तरीके से हो सकता है, ये डिपेंड करता है दो फैक्टर पे। एक तो नेचुरल फैक्टर हो सकता है और एक ह्यूमन फैक्टर हो सकता है। नेचुरल फैक्टर में अगर आप देखें तो जैसे हवा आता है और जहाँ पे मिट्टी ढीली पड़े रहते हैं, तो वो भी उड़ा करके ले गया, तो ये एक नेचुरल फैक्टर है। इसकी वजह से भी आपको सॉइल इरोड देखने को मिलता है, सॉइल इरोजन देखने को। वाटर है, वाटर पूरी तरीका से एकदम से फोर्स में आया और रनिंग वाटर क्या करता है, बहा करके ले जाता है ऊपर के टॉप सॉइल को, तो वो नेचुरल फैक्टर हो गया। इसके अलावा ह्यूमन फैक्टर भी बहुत, जैसे माइनिंग आप करते हैं, तो सॉइल आप क्या करिए, माइनिंग वहां से आपने मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया और फिर उसको रेगुलेट सही तरीका से नहीं किया, मिट्टी नहीं भरा, तो अब वो क्या हो जाएगा, वो बर्बाद चला जाता है पूरी तरीका से। लैंड बहुत ज्यादा वो खाई बन जाता है, कहीं एकदम से पूरी तरीके से मिट्टी जब खाली हो जाता है, तो वहां पे रहने के लिए जगह नहीं बनता है, वो खराब हो जाते हैं। डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन करने की वजह से भी मिट्टी लूज हो जाती है, विंड आया या फिर रनिंग वाटर है, वो बहा करके ले जाती है। ओवर ग्रेजिंग का अभी हमने जस्ट समझाया आपको। पुअर फार्मिंग टेक्निक्स जो होते हैं, कभी कभी आप बहुत ज्यादा उसमें पानी इरिगेशन में डाल देते हैं, तो इरिगेशन भी आप जब करते हैं तो कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें अगर सही तरीके से नहीं होता, तो पुअर फार्मिंग टेक्निक्स की वजह से भी सॉइल इरोजन देखने को मिलता है। अब इसमें सॉइल इरोजन के और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे सॉइल इरोजन होता है, जैसे गली इरोजन है, सीट इरोजन है। अब गली इरोजन क्या कहता है, गली इरोजन क्या होता है कि जब वाटर जब ऐसे चलता है, अगर फ्लैट तरीके से चलता है, तो क्या होता है कि वाटर की जो एकदम से वेलोसिटी होता है वो कम होता है। लेकिन जब वाटर थोड़ा सा स्लोप वे में चलता है, तो उसकी जो धारा, जो स्ट्रीम जो होता है, वो एकदम फ्लो करता है तेजी में, वेलोसिटी भी एकदम पूरी तरीका से तेज होता है। तो रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल। अब ये सॉइल है, मान लो ये पूरी तरीका से, अब इसमें क्या हो रहा है, एकदम से कट करके एकदम से पानी आगे की ओर आता है, कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मिक्स डीप चैनल, और यहाँ पे क्या कर देता है, डीप चैनल क्रिएट कर देता है। डीप चैनल का मतलब हो गया कि यहाँ से पूरी मिट्टी को लेकर के बहा करके चला गया, और बहाने की वजह से यहाँ पे जो पूरी तरीका से क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। अब खाली होने की वजह से ये इसको बैड लैंड्स बोला जाता है, फिर ये अनकल्टिवेटेड लैंड हो जाता है, यहाँ पे आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये सब आपको, ऐसे बैड लैंड्स को आप लोग चंबल के घाटी वगैरह में रेवाइंस बोलते हैं, जो पूरी तरीका से बैड लैंड बन जाते हैं, उस पे आप कल्टीवेशन अच्छे से नहीं कर सकते हैं, है ना। ऐसे लैंड आपको अनफिट है, अनफिट फॉर कल्टीवेशन।
ये आपका गली इरोजन है, ये डीप चैनल क्रिएट करता है, एक ही जगह से मिट्टी को उड़ा लेके जाता है। और ये सीट इरोजन है। सीट इरोजन का मतलब होता है कि वाटर समटाइम्स फ्लो एज़ अ सीट। अब मान लो कि ये वो जो वाटर है, अब ये फ्लैट तरीके से सीट पे पूरा ऐसे बह रहा होता है, ठीक है? ऐसे बह रहा होता है यहाँ से, पूरा ऐसे धार बह रहा होता है, ठीक है? सीट की तरह, ठीक है? अब सीट की तरह बहने से ओवर अ लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप, एक स्लोप में ही कह लो, फ्लैट लाइन कह लो या फिर स्लोप लाइन में क्या होता है कि पूरी तरीक़ा से ये ऐसे बह रहा होता है एज़ अ सीट इरोजन की तरह, मतलब सीट की तरह में पूरा। और बहने की वजह से पूरा जो पानी ऊपर जो टॉप सॉइल होता है उसको इरोड करके वो लेकर के चला जाता है। ये गली जैसा क्रिएट तो नहीं करता है, लेकिन ऊपर का जितने भी टॉप सॉइल जो होते हैं उसको इरोड करके ले जाता है और इसी की वजह से होते हैं आपको सीट इरोजन, इस प्रकार से देखने को मिलता है। अब विंड इरोजन अभी हमने जस्ट समझाया कि जो ऊपर के जो एक न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं टॉप सॉइल में जो होता है। अब टॉप सॉइल जो होता है उसको बहा करके ले गया, तो वो विंड इरोजन कहलाता है। विंड इरोजन ब्लोज एंड कैरीज अवे द टॉप सॉइल। अब ये चीज़ आपको डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी हो सकता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। सॉइल कंजर्वेशन में किस प्रकार से हम लोग उस मिट्टी को, सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं? तो इसके बहुत सारे टाइप है, जैसे कि सबसे पहला है कंटूर प्लाजिंग। कंटूर प्लाजिंग क्या होता है? जैसे बहुत सारे पहाड़ वाले इलाके में, पहाड़ वाला इलाका मान लो, ये पहाड़ वाला इलाका है, इसमें क्या करते हैं जो जहाँ पे फर्टाइल एरिया होता है पहाड़ वाले ऊपर वाले इलाका में, तो उसको क्या करते हैं ऐसे सीढ़ियों की तरह काट लेते हैं। सीढ़ियों की तरह काट करके और यहाँ पे हम लोग खेती कर देते हैं, कल्टीवेशन कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे पूरी तरीक़ा से। अब कल्टीवेशन आपने कर दिया यहाँ पे, अब क्या हुआ कि जब पानी आता है, तो ये पूरी तरीक़ा से मिट्टी को बहा करके नहीं ले जाता है। इसलिए नहीं लेकर के जाता है बिकॉज़ यहाँ पे पूरी तरीक़ा से हम क्या किए हैं, कल्टीवेशन कर दिए और कल्टीवेशन की वजह से फसल की वजह से वो क्या करता है, मिट्टी को होल्ड करके रखता है और पानी वो धीरे-धीरे क्या होता है, उसकी वेलोसिटी भी कम जाती है। यहाँ से उतरा ऐसे, ठीक है? तो नीचे की ओर जाता है, वेलोसिटी भी कम गया और चला भी गया। पानी मिट्टी को बहा करके भी नहीं ले जाता है। तो ये कंट्रोल, इसको बोलते हैं हम लोग कंटूर मेथड, इसको कंटूर मेथड बोलते हैं। तो एक ये मेथड हो गया और दूसरा मेथड होता है टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन भी वैसे ही कुछ होता है, ये पहाड़ी इलाका में ही या फिर जो ऊँचे लैंड हो जाते हैं, ठीक है? जहाँ पे हम लोग कल्टीवेशन करते हैं। तो स्लोप में हम लोग फिर से इसको भी सीढ़ी आकार में काट लेते हैं और यहाँ पे फसल कर देते हैं। और ये भी उसी तरीक़ा से सीढ़ी के जैसा इसका आकार होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, पानी अगर तेज़ी में आया तो ये सीढ़ी के रूप में परिवर्तन हो जाता है और इसका वेलोसिटी जो कम हो जाता है। वेलोसिटी कम होने की वजह से पानी की जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है और इसकी वजह से यहाँ की मिट्टी जो होता है वो बहा करके नहीं लेके जाता है। तो ये हमारा टेरेस कल्टीवेशन है। इस तरह से फार्मिंग करके ताकि हम लोग मिट्टी की भी बचाव करते हैं, सॉइल कंजर्वेशन देखने को मिलता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है, जब हम एक ही अब बड़े-बड़े लैंड पे क्या करते हैं, वहाँ पे बीच में एकदम से क्यारी की तरह, जिसे हम लोग एक स्ट्रिप बोलते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं डिफरेंट क्रॉप को ग्रो करने के लिए उसके मिडल में, बीच में ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन द स्ट्रिप्स ऑन द सेम फील्ड पे यदि हम एक से ज़्यादा फसलें 2, 3, 4, 5 ऐसे जितने फसल जब हम लोग ग्रो करवाते हैं, तो वहाँ पे उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग स्ट्रिप्स लगा देते हैं बीच में। वहाँ पे कोई और फसल लगा दिए, घास पतवार वगैरह। उससे क्या होता है कि एक तो जो मिट्टी आपका उसमें जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह रहता है, जब पानी आता है तो वो बहा करके ले नहीं जाता है दूसरी जगह, उसी जगह रहता है। दूसरा मिट्टी को इरोड करने से बचाता है, विंड, वाटर इन सारी चीज़ों से। तो ये स्ट्रिप क्रॉपिंग है। स्ट्रिप क्रॉपिंग के अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट के बारे में अभी हमने जस्ट बताया कि शेल्टर बेल्ट क्या होता है, ऐसे आपको क्रम में पेड़ लगा दिया जाता है छोटे से बड़े आकार में इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ताकि क्या करता है हवा की वेलोसिटी को क्या करता है, ये रोकता है। और इससे क्या होता है जो छोटे-छोटे पौधे होते हैं ये भी बचते हैं हवा से, वो खराब नहीं होते हैं, टूटते नहीं हैं। इसके अलावा मिट्टी भी इरोड नहीं होता है। तो प्लांटिंग रोज ऑफ द ट्रीज और अ टॉल प्लांट टू प्रोटेक्ट द फार्मलैंड एंड ब्लॉक स्ट्रॉन्ग विंड, प्रोटेक्ट क्रॉप्स, स्ट्रॉन्ग विंड वगैरह से ये बचाया जाता है। तो इस प्रकार से आपका हुआ चैप्टर समाप्त। थैंक यू सो मच। फिर से हम मिलेंगे किसी चैप्टर्स के साथ, सोशल साइंस का या फिर इंग्लिश के कुछ चैप्टर्स के साथ मिलेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच।